अध्याय 1 प्रस्तावना। अतिव्यापी दुनिया। प्रकाश शब्द की अवधारणा से पूरी तरह से वंचित एक अंधेरे स्थान में एक बड़ा गोलाकार गोला बिना आवाज के तैर रहा था। ये गोला कभी कभी चटक कर बिजली की चिंगारियां छोड़ता था। जब भी यह गोला बिजली छोड़ता है तो आसपास का वातावरण कभी कभी हिंसक रूप से हिलने लगता है, मानो पूरा अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा चीर दिया गया हो। यह अच्छा नहीं है, ये बुरा है। अंधकार के शून्य के बीच एक धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज चिंता और निराशा से भरी हुई थी, मानो वक्ता का हृदय धीरे धीरे नष्ट हो रहा हो। शांत हो जाओ, अभी भी समय है। हमें अपनी शक्तियों को एकजुट करने और आयामों को टूटने से बचाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। एक और आवाज सुनाई दी। हाँ, हम अपने स्वामी की इच्छा का पालन करेंगे। ये वह दुनिया है जिसे उन्होंने बनाया है, और हम उनके वफादार अनुयायी इसकी रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। एक और आवाज ने कहा, हर कोई अपनी शक्तियों को उनकी पूर्ण सीमा तक बढ़ाए, हम इस दुनिया को नष्ट नहीं होने देंगे। एक और आवाज ने कहा। अचानक 4 छोटे गोले उस गोलाकार गोले को घेर लेते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य जैसा दिखता है। चारों छोटे गोले चमकते हुए चारों ओर फैल जाते हैं, मानो वे उस अंधकार को नकार रहे हों जो पूरे स्थान में भरा हुआ था। लाल, नीला, हरा और भूरा रंग एक साथ मिलकर इंद्रधनुष जैसा दिखने वाला सभी रंगों की एक चमकदार चमक बनाते हैं। प्रत्येक रंग ने एक अवरोध बनाया जिसने पूरे गोलाकार गोले को घेर लिया। गोला अंततः अपनी स्थिरता वापस पा गया और बिजली छोड़ने से शांत हो गया। हालांकि विशाल आयामी अंतरिक्ष में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। चारों संस्थाओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन छोटी दरारें धीरे धीरे आयामों पर फैलती गईं जब तक कि वे टूटे हुए कांच के कण नहीं बन गए। एक विशेष दुनिया में अंतरिक्ष का एक छोटा सा विखंडन दिखाई दिया। अध्याय 2 एक नई दुनिया में। सोमवार की दोपहर को मैं स्कूल से घर जा रहा था। मैं एक औसत हाई स्कूल का छात्र था। मेरे माता पिता हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए मैं ज्यादातर समय घर पर अकेला रहता था। मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा या कौशल नहीं था। मैं हमेशा अपने माता पिता दोनों को प्रभावित करने के लिए स्कूल में कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, इसलिए बहुत से लोग मुझे बोरिंग समझते हैं। बहुत से लोग अकेलेपन को इसलिए नीची नज़र से देखते हैं क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोस्त होना ज़रूरी है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं दूसरों के साथ रहने की बजाय अकेले समय बिताना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरे लोगों के साथ समय बिताना पसंद नहीं है, बस मुझे ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिखता। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में सुधार करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं अपने स्टॉप की ओर बढ़ते हुए कई वाहनों की आवाज़ें सुन सकता था। सड़कें पैदल चलने वालों से भरी हुई थीं जो शायद अपने घर जा रहे थे। मैं बस स्टॉप से कुछ ब्लॉक दूर एक स्थानीय सुपरमार्केट में घुसा। चूंकि मेरे माता पिता आज जल्दी घर नहीं लौटेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही डिनर शुरू कर दूंगा। मैंने बड़ा 2 तरफा कांच का दरवाज़ा खोला। टिंग, दरवाज़ा हल्की सी घंटी की आवाज़ के साथ खुला। जब मैंने अंदर देखा तो मैंने देखा कि दुकान के आसपास काफ़ी लोग इधर उधर घूम रहे थे। मैं जल्दी से मीट सेक्शन की ओर गया और फ्रिज के अंदर रखे हुए मीट की बड़ी मात्रा को देखा। शायद मुझे चिकन सूप बनाना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने फ्रिज खोला और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी जैसे ही मैंने ताज़े चिकन के पैर का एक बैग लिया। मैंने कीमत के टैग पर नज़र डाली जिस पर 5005 लिखा था। यह अच्छी बात है कि मैंने अपनी बचत का ज़्यादा हिस्सा खर्च नहीं किया, मैंने एक छोटी सी आह भरते हुए सोचा। फिर मैं कैशियर के पास गया और लाइन में लग गया। 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं आखिरकार वहाँ से निकलने में सफल हो गया। फिर मैं बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां पहले से ही बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। भीड़ में कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे जिन्हें मैं पहचानता हूं, लेकिन मैं दिखावा करता हूं कि मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें करने में बहुत बुरा हूं। हालांकि मेरी यह योजना तुरंत ही बाधित हो गई जब एक लड़की नीली और सफ़ेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए मेरे पास आई। तो आज तुम जल्दी घर जा रहे हो, ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके छोटे काले बाल थे जो उसके कंधे तक पहुंचते थे। उसकी आंखें भी हल्के भूरे रंग की थीं। हम 3 साल से अधिक समय तक एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही कक्षा में थे। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, वह हमेशा किसी कारण से मुझसे बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। मुझे नहीं मालूम। वह हमारे स्कूल में शीर्ष 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक के रूप में जानी जाती है। उसके सभी ग्रेड औसत से ऊपर थे।
वह हर दिन जल्दी स्कूल जाती और साफ सफाई में मदद करती। इतना ही नहीं, वह छोटों की पढ़ाई में भी मदद करती। वह एक ऐसी लड़की है जो बेहद विनम्र है और अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना पसंद करती है। वह न केवल स्कूल की पढ़ाई में अच्छी है, बल्कि खेल में भी अच्छी है। स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़कियों में से एक होने के नाते उसका अपना फैन क्लब भी है। वह एक ऐसा सितारा थी जिसे मैं कभी नहीं छू सकता था, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, और फिर भी मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि वह मुझसे दोस्ती करने के लिए इतनी दृढ़ क्यों थी। मुझे ये बात हमेशा अजीब लगती है कि एक मुस्कुराहट ही किसी भी व्यक्ति के दिल को मजबूत करने के लिए काफ़ी होती है, जो इसे देखने के लिए भाग्यशाली होता है। मुझे भी यह मानना पड़ेगा कि वह खूबसूरत है। हालांकि मुझे उसमें कोई रोमांटिक दिलचस्पी नहीं है। मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो अपना ज़्यादातर समय अकेले बिताता है, उसके साथ असंगत था। हम दोनों दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। मैं एक अकेला व्यक्ति था जो अपना समय अकेले बिताना पसंद करता था, जबकि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहती थी। इसके अलावा स्कूल में हर लड़का उसे बहुत पसंद करता है। उसके साथ समय बिताने से मेरी ओर अवांछित ध्यान जाएगा, इसलिए इस तरह की परेशानी वाली चीज़ों को नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा है। हाँ अरे मोना, मुझे आज रात का खाना बनाने के लिए जल्दी घर जाना होगा क्योंकि मेरे माता पिता कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे। मैंने बलपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझता हूँ, वैसे भी हम दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है। जब भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, आप हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं। उसने अपने गालों को प्यार से फुलाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, खैर मैं वाकई बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें पता है। मैं उस अजीब मनोदशा को देखकर केवल एक तनावपूर्ण मुस्कान ही दे सका। मैं अपना अधिकांश समय अकेले बिताता हूँ, जिसके कारण मैं अपने माता पिता के अलावा किसी के साथ भी शायद ही कभी कोई सामाजिक संपर्क रख पाता हूँ। यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं किसी से तब तक संपर्क नहीं रखता जब तक कि मुझे ऐसा करना आवश्यक न हो। लगभग उसी समय मेरी बस आ गई। तब मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि अब मेरे पास वर्तमान माहौल से बचने का एक रास्ता है। हारू, तो मैं कल तुमसे मिलूंगा। चलो साथ में लंच करते हैं, ठीक है? उसने शर्मीली मुस्कान देते हुए कहा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। हाँ, मुझे तो यह अच्छा लगता है, मैंने घबरा कर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैंने उसके लाल गालों पर ध्यान नहीं दिया। मोना को अलविदा कहे हुए बस लगभग 10 मिनट से चल रही थी। मैं अब बस की खिड़की से टिककर चुपचाप दृश्यों को देख रहा था। जैसे ही हवा मेरे चेहरे पर धीरे धीरे स्पर्श कर रही थी, मैं विभिन्न वाहनों और पक्षियों के साथ साथ कई लोगों की आवाज़ें सुन सकता था। बस के अंदर कम संख्या में लोग थे, बेशक स्कूल का छात्र भी था। दो लड़कियां जो स्कूल की वर्दी पहने हुए थीं, पीछे की सीट पर एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। वे दोनों बहुत जोर से बोल रही थी, इसलिए मैं उन दोनों को पूरी तरह से सुन सकता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपने दोस्त से रिश्ता तोड़ लिया। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी निराशा के साथ कहा। हाँ, लेकिन वह अतीत की बात है, अब मैं किसी और के साथ हूँ। उसने थोड़े उलझन भरे भाव के साथ कहा। सचमुच मुझे सब कुछ बताओ, लड़की ने कहा। उसका चेहरा चमक उठा और उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। आओ, हमें उस स्कूल यात्रा के बारे में बात करनी चाहिए जो कुछ सप्ताह में होने वाली है। लड़की थोड़ी परेशान होकर बातचीत का विषय बदलने की कोशिश कर रही थी। उस बारे में मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस यात्रा पर जाऊंगा। सच कहूं तो कैंपिंग करना वास्तव में मेरा शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा। मैं आपके नए क्रश के बारे में बात करना पसंद करूंगा, उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी जिज्ञासा के साथ कहा। वे दोनों अपने आसपास की बातों की परवाह किए बिना बातचीत जारी रखते थे। मुझे वास्तव में इन बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरी उम्र के लिए अजीब है। मैं किसी भी ऐसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ ही देर में मैं खिड़की पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए दोनों लड़कियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता हूँ। अपने स्टॉप पर पहुँचने के कुछ समय बाद जब मैं बस से उतरा तो मुझे एहसास हुआ कि अब रात हो चुकी है। फिर मैंने अपनी नज़र विशाल तारों वाले आसमान पर घुमाई और थोड़ी ताज़ी हवा में सांस ली। मैं बहुत जल्दी घर आना चाहता था, लेकिन ट्रैफिक की मात्रा मेरी उम्मीद से ज़्यादा थी और इस वजह से मैं बहुत देर से घर पहुंचा। मैंने एक बार आह भरी और फिर अपने पड़ोस के नज़दीक एक ब्लॉक के आसपास लगभग 7 मिनट तक चलना शुरू किया। जब मैं पड़ोसी घरों से गुजरा तो मुझे भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। जब अचानक मुझे हिलने की अनुभूति हुई तो ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष ही बदल रहा है। मेरा आसपास का क्षेत्र धुंधला होने लगा और वह सफ़ेद होने लगा। फिर सब कुछ धुंधला हो गया, क्योंकि मुझे कई लोगों की अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लगी।
मैंने अपनी धुंधली दृष्टि को स्थिर करने के लिए धीरे धीरे अपनी आंखें पोंछना शुरू किया। तारांकन 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 तारांकन। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने मूल क्षेत्र में नहीं था, बल्कि एक बड़े शहर के बीच में था। जब मैंने धीरे धीरे अपने आसपास का निरीक्षण किया तो मैं देख सकता था कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, जिनमें से कुछ के कान और पूंछ जानवरों के समान थे। क्या? हालांकि मुझे वीडियो गेम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह एक आरपीजी जैसा दिखता है जिसे मैंने बचपन में खेला था। मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। इस स्थिति को समझाने का यही सबसे अच्छा तरीका होगा। मुझे यकीन है कि सूरज कुछ मिनट पहले ही डूबा है, फिर सुबह कैसे हो सकती है? मैंने मन ही मन सोचा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं बस में सो गया था। लेकिन इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए। मुझे एक लेख में पढ़ा हुआ याद है कि सपने में होने वाला दर्द किसी को अंदर से जगाने के लिए काफ़ी हो सकता है। मुझे ये पुष्टि करनी थी कि मैं सपना देख रहा हूँ या नहीं। मैंने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर थपथपाया। एक दर्द से नहाते हुए मेरे मुंह से एक हल्की चीख निकल जाती है। मैं जाग रहा हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि यह सच है? उद्धरण चिन्ह। मुझे वास्तव में किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया गया था, है न? मैं अपनी त्वचा पर हल्की हवा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। आकाश साफ था और सूरज बहुत गर्म था। एक सपने में ऐसा जीवन महसूस नहीं होगा। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ और यह वास्तविक था। खैर, अब घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो ये केवल चीज़ों को बदतर बना देगा। मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता है कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे खाने पीने की चिंता है, साथ ही मेरे पास देर हो जाने पर रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मुझे पैसे की चिंता है और फिर यह भी कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है या घर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं भी आसपास देखूंगा और कुछ सुराग ढूंढूंगा। मैंने मन ही मन सोचा और मेरे चेहरे पर उलझन की स्थिति बन गई। अब मुझे यह विश्वास हो था कि मैं पूरी तरह से जागा हुआ हूँ, इसलिए मैंने शहर का नज़ारा देखने के लिए शहर में घूमना शुरू किया। जब मैंने देखा कि लोग किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, उनके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वे मध्य युग के हों और इमारतें अविश्वसनीय रूप से पुरानी और खुरदरी थीं। यहाँ की वास्तुकला हमारे देश की तुलना में अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि उनकी तकनीक भी अच्छी नहीं है। मैंने राज्य की दीवार के भीतरी हिस्सों को ध्यान से देखा। पूरा राष्ट्र विशाल मोटी दीवारों से घिरा हुआ था। वहाँ कोई वाहन या स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उन चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर भी लोग गाड़ियों में सवार थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि शायद मुझे समय में वापस भेज दिया गया था, लेकिन यदि ऐसा है तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों, और ये समझ में नहीं आया कि कुछ लोगों के पास जानवरों कान थे। शायद ये वास्तव में एक काल्पनिक दुनिया है। सड़कें घोड़े गाड़ियों से भरी हुई थीं, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों जैसे दिखने वाले लोग थे। फुटपाथों पर कमर में तलवारें लटकाए हुए शूरवीर भी खड़े थे। ये कौन सा युग है? मैं अचंभित हुआ। शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था। दाहिने भाग में चमकदार और भव्य इमारतें थीं। सड़क के कोने बेहद साफ थे और जमीन चिकनी थी। इसे हीरे की तरह टाइल से बनाया गया था। यह अमीर और अन्य लोगों के लिए एक जगह थी जो अपने परिवारों के साथ खुशी से रह रहे थे। लोग सभी जीवंत थे। जबकि बाईं ओर के हिस्से में पुरानी और जर्जर इमारतें थीं जो स्थिर नहीं लग रही थीं। वहाँ ऐसे लोग थे जो पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उनमें से कई के पास कोई घर नहीं था और वे काम भी नहीं करते थे। उनमें से कई बस ऊबड़ खाबड़ सड़क के कोनों पर बैठे थे। वहाँ एक उदास माहौल था। मैं लोगों के एक छोटे समूह के बीच चल रहा था और चुपचाप अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। वहाँ ऐसी दुकानें थीं जो देखने में ऐसी लग रही थीं जैसे कि उन्हें सबसे महंगे कांच से बनाया गया हो। जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ कम से कम 3 सड़क के कोने हैं। सच कहूँ तो वहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल था। मैं लगभग 2 घंटे तक शहर में घूमता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया था। मेरे बारे में कोई विशेष बात नहीं थी। मैं एक सामान्य औसत हाई स्कूल का छात्र था, तो मुझे सभी लोगों के बीच यहाँ क्यों भेजा गया था? शहर में चहल पहल थी और अलग अलग लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। दुकानदार और ग्राहकों की बातचीत धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। दुकानों पर अलग अलग तरह के कर्मचारी अपनी अपनी दुकान का विज्ञापन कर रहे थे। मैं कई अलग अलग दुकानों और स्टॉल के पास से गुजरा और मेरे चेहरे पर एक खोए हुए बच्चे जैसा भाव था। मुझे लगता है मुझे मदद मांगनी चाहिए, मैंने धीरे से कहा। चूंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए मैं बिना किसी दिशा या गंतव्य के बस इधर उधर भटकता रहूँगा। अगर यह चलता रहा तो मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊंगा। मैंने चेहरे पर गंभीरता का भाव रखते हुए सोचा।
मैं अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बड़ी सफ़ेद इमारत के अंदर गया। इमारत के डिज़ाइन में एक चांदी के हैंडल के साथ एक खूबसूरत मानव निर्मित दरवाज़ा था। दोनों तरफ एक बड़ी कांच की खिड़की थी। जब मैं अंदर गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी तरह के रेस्तरां में था। मैं वहाँ कई लोगों को हंसते और बातें करते हुए देख सकता था। लोगों के साथ साथ अन्य लोग भी थे जिनकी विशेषताएं जानवरों जैसी थीं। सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे। मांस की गंध मेरी नाक में घुसने से मुझे थोड़ी भूख लगी, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं है। मैं एक युवा महिला के पास गया जो हाथ में एक छोटी सी डिश लेकर काउंटर के सामने खड़ी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी और उसके लंबे सुनहरे बाल थे। उसकी आंखें एक सुंदर गहरे नीले रंग की थीं। वह 20 की उम्र की लग रही थी। माफ़ कीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ? मैं थोड़ा खोया हुआ हूँ, मैंने घबराए हुए स्वर में कहा। मुझे चिंता थी कि इस दुनिया के लोग किसी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। यहाँ बुलाए जाने पर बहुत कष्ट होगा और किसी से बातचीत नहीं हो सकेगी। नमस्कार नौजवान, आप इस समय वतनवे राज्य की राजधानी में हैं। उद्धरण चिन्ह। वह बहुत ही शालीनता से झुकी और बहुत ही विनम्र तरीके से बोली। उसकी आवाज़ मधुर और सुंदर थी। उसकी चाल परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण थी। वह एक प्रथम श्रेणी की नौकरानी की तरह थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। ये देखकर कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, मुझे राहत महसूस हुई। हालांकि मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैं नए लोगों के साथ व्यवहार करने में विशेष रूप से अच्छा नहीं हूँ, यहाँ तक कि अपनी पुरानी दुनिया में भी मैं किसी अपरिचित व्यक्ति से बात करते समय हमेशा अकड़ जाता था। वतनवे का राज्य, मैं उस नाम से परिचित नहीं हूँ। मैंने गंभीर भाव धारण करते हुए सोचा। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने यह मान लिया था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था उसे समझाने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन वास्तविकता जानने के बाद मेरे लिए यह मान लेना कठिन हो गया कि यह सामान्य बुद्धि से परे था। मैं समझ गया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ, मैंने अजीब ढंग से हल्का सा झुकते हुए कहा। मेरे चेहरे पर परेशानी का भाव देखकर महिला ने भी अपना सिर झुका लिया। कोई बात नहीं, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी, लेकिन क्या आप वाकई खो गए हैं? अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं आपको घर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद कर सकता हूँ। महिला मुझसे ये प्रश्न पूछते हुए मुस्कुराती है। उसके सुनहरे बाल सुबह के सूरज की तरह चमकते हैं। उसकी सुंदरता वास्तव में कला का एक नमूना है। मैंने उसे जवाब देते हुए अपना दाहिना हाथ अपने दाहिने गाल पर रखा। नहीं, कोई बात नहीं, आपने वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ लूंगा, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। मैं मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी घबराहट मेरे चेहरे पर न दिखे। मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं किसी दूसरी दुनिया से हूँ। वे सोच सकते हैं कि मैं पागल हूँ। मैं एक बार फिर उस महिला को प्रणाम करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम हारुतो सातो है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपकी मदद का बदला चुकाऊंगा। मेरा नाम स्लीप अमाना है, आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई सर हारुतो। उद्धरण चिन्ह। मुस्कुराते हुए स्लीपे ने अलविदा कहने के लिए अपना हाथ हिलाया। तारानकन तारानकन तारानकन। स्लीप को अलविदा कहे हुए 1 घंटा हो चुका है। मैं इस दुनिया में संदर्भित होटल या सराय को खोजने के लिए शहर में घूम रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ मुद्रा कैसे काम करती है, लेकिन मुझे आशा है कि यह मेरी मूल दुनिया के समान ही है। हालांकि अब समस्या यह है कि मैं संकेतों पर लेखन नहीं पढ़ सकता, जबकि मैं सभी के साथ बातचीत करने में सक्षम हूँ। यह लेखन शैली उससे अलग है जिसका मैं उपयोग करता हूँ। मैं हताशा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने ध्यान नहीं दिया कि कितना देर हो चुका था। सूरज अब ढलने लगा था, दोपहर होने वाली थी। शहर में भीड़ कम थी। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे केवल कुछ ही लोग दिखाई दिए। तभी मुझे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस ओर दौड़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे एक संकरी जगह से होते हुए एक छोटी सी गली में गया। कचरे की गंध मेरी नाक में प्रवेश करती है, जिससे मैं थोड़ा भौहें सिकोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं अप्रिय गंध को सहन कर रहा हूँ। मैंने गंध को रोकने के लिए अपनी नाक पर अपना हाथ रख लिया। फिर मैं अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए कूड़ेदान के पीछे छिप गया। फिर मैंने धीरे धीरे स्थिति का निरीक्षण किया। वहाँ मैंने एक लड़की को देखा जो जमीन पर रो रही थी। उसे 2 बुजुर्ग आदमी लूट रहे थे। वे बहुत लंबे और हट्टे कट्टे थे।
दोनों गुंडे रोती हुई लड़की के सामने खड़े हैं और उनके चेहरे पर भयावह मुस्कान है। उसका चेहरा बहुत सुंदर है, क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारी बात सही है, उसे बॉस के पास ले जाना बहुत शर्म की बात होगी, इससे पहले कि हम उसके साथ कम से कम कुछ समय बिता सकें। उद्धरण चिन्ह। ठग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। बदमाशों की बात सुनकर लड़की कांपने लगी। ये स्पष्ट था कि उसकी आंखें चिंता और भय से भरी हुई थीं, उसके सफ़ेद गालों पर आंसू बहने लगे। स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सोचा, अगर मैं उसकी मदद करने का फैसला करता हूँ, तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? मैं एक ही समय में दो विरोधियों का सामना नहीं कर सकता। मुझे उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और आसपास शायद ही कोई है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो उसे बचा सकता हूँ? मैं उन दोनों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। यह उल्लेख करना असंभव है कि वे दोनों बहुत फिट लगते हैं। मैंने पहले कभी किसी लड़ाई में भाग नहीं लिया है। मैं एक पूर्ण अजनबी के लिए अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालूं? लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सोचा, क्या मुझे भी इसमें शामिल होना चाहिए? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा दिल इसे आसानी से क्यों नहीं जाने दे सकता? पहले मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे आसपास के लोगों के साथ क्या हुआ, तो अब मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मुझे अपनी भावनाओं के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा मन इस मामले में कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर आगे बढ़ना चाहता था। नहीं, अब मैं डर नहीं सकता। मुझे कम अपने दांत पीस लिए और मुट्ठी भींच ली और धीरे धीरे पीछे से उन दो गुंडों के पास पहुंचा। से कम, उसे दूर जाने के लिए कुछ समय तो देना ही होगा। मैंने, ये सब बंद करो तुम दोनों, मैंने चिल्लाकर कहा। दोनों आदमी जल्दी से मेरी ओर देखने के लिए मुड़ते हैं, जबकि लड़की धीरे धीरे अपने संयम में आती है। जब दोनों आदमी मुझे देखते हैं, वे दोनों धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते हैं। तुम कौन हो बच्चे? इसमें शामिल हो जाओ और तुम मर जाओगे। दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं, फिर वे दोनों गुस्से भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हैं। मैं भले ही भयभीत दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपने कांपते पैरों को हिलने से नहीं रोक सका। वह लड़की तुम दोनों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। क्या कमजोरों की रक्षा करना ताकतवर का काम नहीं है? मैंने थोड़ा कांपते स्वर में कहा। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, मेरे चेहरे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वे ऐसे नहीं लग रहे थे कि चीज़ों को ऐसे ही जाने दे। मैं जानता था कि अगर वे लड़ना चाहेंगे तो चीज़ें बुरी हो जाएंगी। मैं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था। मैंने अपने जीवन में एक दिन भी कसरत नहीं की थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं उन दोनों से आमने सामने की लड़ाई में जीत पाऊंगा। उन दोनों को भूल जाऊं तो मुझे संदेह है कि मैं किसी एक को भी हरा पाऊंगा। भाग जाना सबसे सुरक्षित विकल्प होगा, लेकिन वह लड़की स्पष्ट रूप से डरी हुई थी। मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था? नहीं, मेरा दिल इसकी अनुमति नहीं देगा। जबकि मेरा दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ था। गुंडों ने स्पष्ट शत्रुता से मेरी ओर देखा। अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची है तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं जीत न भी सकूं तो भी मुझे कम से कम उस लड़की को भागने के लिए कुछ समय तो देना ही होगा। मैं अपनी मुट्ठी कस लेता हूं और उन दो गुंडों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता हूं। एक असहाय लड़की को लूटने का क्या मतलब है? या शायद आप लोग किसी मजबूत व्यक्ति से भिड़ने से डरते हैं? बच्चे, तुम्हें दूर ही रहना चाहिए था, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। ठग ने सीधे मेरी ओर दौड़ते हुए कहा। उसने अपनी दाहिनी जेब से चाकू निकाला और मुझ पर तान दिया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मैं उसकी हरकतों के साथ तालमेल नहीं रख सका। ये स्पष्ट है कि वह नज़दीकी मुकाबले का आदी था। हालांकि मुझे कभी किसी से लड़ना नहीं पड़ा क्योंकि मैं हमेशा किसी भी संघर्ष से बचने की पूरी कोशिश करता हूँ। उसने अपने दाहिने हाथ में जो चाकू पकड़ा था, वह मेरी छाती में घुस गया। अचानक मुझे जलन महसूस हुई। मेरा चेहरा दर्द से लाल हो गया। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर मेरे घाव से भारी मात्रा में खून बह निकला। अपनी छाती के दर्द को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए मैं अपने घुटनों पर गिर गया, ये जानते हुए कि मैं ये लड़ाई नहीं जीत सकता। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो बच्चे, जब तुम हीरो की भूमिका निभाते हो तो यही होता है। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम एक कोने में छिपकर बैठे रहते और एक तिलचिट्टे की तरह छिप जाते, तो हमें तुम्हें मारना नहीं पड़ता। दोनों गुंडे हंसने लगते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर उस गुंडे ने मेरी छाती से चाकू निकाला जो खून से लथपथ थी। मेरा चेहरा और भी अधिक विकृत हो गया, क्योंकि मैं अपने घाव से होने वाले जलन के दर्द को सहन कर रहा था। मैंने अपने सीने से
बह रहे बड़े रक्त को रोकने की उम्मीद में अपने घाव को ढकने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग किया। चूंकि मैं खून बहने रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे अपने घाव से निकलने वाले भारी मात्रा में रक्त के बारे में चिंता होने लगी। मेरे सिर में हल्कापन महसूस होने लगा और मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। चाकू वाले बदमाश ने फिर अपना चाकू ऊपर उठाया और आखिरी वार किया। अब मैं अपने घाव से खून को दबाने में व्यस्त था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि बदमाश आखिरी वार करने वाला था। नहीं नहीं, कृपया रुके, उसे चोट न पहुंचाएं, लड़की ने डरे हुए चेहरे के साथ गिड़गिड़ाहट के साथ विनती की। लेकिन बदमाशों ने उसकी एक न सुनी। जब मैं जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था तो मुझे उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो मेरे बारे में चिंता करते हुए चिल्ला रही थी। मुझे आश्चर्य है कि वह मेरे बारे में कैसे चिंता कर सकती है जबकि वह इस तरह की स्थिति में थी। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा चिंता करता है। क्या मैं बेकार में मरने जा रहा हूँ? मैं उस लड़की को बचाने में भी कामयाब नहीं हुआ। मुझे सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। मैंने मुंह से खून थूकते हुए बड़बड़ाया। मैंने अपने घाव से बहते खून की बड़ी मात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की। पुराना मैं इसमें शामिल नहीं होता तो फिर मैंने ऐसा करने का फैसला क्यों किया? शायद मुझे उस लड़की को खुद बचाने की कोशिश करने के बजाय उसकी मदद के लिए किसी को बुला लेना चाहिए था। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल किए बिना ही मर जाऊंगा? अचानक मेरे दिल में एक गहरा अफसोस भर गया। सातों परिवार एक ऐसा परिवार था जो लगातार काम करता रहता था। मेरी माँ एक सुंदर दयालु महिला थी जो अपने परिवार के लिए नर्स के रूप में काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती थी। वह ऐसी महिला थी जो दूसरों की देखभाल करने का आनंद लेती थी। मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो जुनून से भरे हुए थे। वह कड़ी मेहनत करते थे और वह कुछ भी कर सकते थे जो वह अपने मन में रखते थे, भले ही वे हमेशा दूर रहते थे। मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वास्तव में मुझे ऐसे अद्भुत माता पिता होने की खुशी थी। उन दोनों को देखकर मुझे हमेशा दूसरों की खातिर कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती थी। हालांकि अपने माता पिता के विपरीत में कभी किसी चीज में अच्छा नहीं था। मेरे पास आवश्यक प्रतिभा की कमी है। बेशक अकेले दृढ़ संकल्प के साथ सब कुछ करना असंभव था। हाई स्कूल में मेरी शुरुआत मुझे और अधिक जागरूक किया कि मैं कितना दोषपूर्ण था। चाहे वह खेल हो या अकादमिक, चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं हमेशा औसत ही रहूंगा। समय के साथ मैंने दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश करना छोड़ दिया। यह असंभव था। मैंने खुद से कहा कि ऐसा सपना देखने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैंने स्कूल में प्रयास जारी रखा और एक मेहनती छात्र की भूमिका निभाई। बस यही मैं कर सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करूं। भले ही मैं अकेला रहूं, ये ठीक है, मैंने खुद से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने माता पिता को प्रभावित करना चाहता था। मैं उनमें से किसी को भी निराश नहीं करना चाहता। लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बचने की संभावना बहुत कम लगती है। मैंने सोचा कि मेरे चेहरे पर एक गहरा भाव है। मेरा शरीर भारी लग रहा है, हिलना डुलना मुश्किल है। मेरा हाथ मेरे ही खून से सना हुआ है। मैं पहले ही बहुत सारा खून खो चुका हूँ। मेरे चेहरे का रंग लगभग खत्म हो चुका है और पीला पड़ गया है। मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है और मैं खून से लथपथ ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। मैं नहीं चाहता मरना। उद्धरण चिन्ह। मैंने अपनी आखिरी ताकत के साथ धीरे से कहा, क्योंकि मुझे पहली बार मौत का डर महसूस हुआ था। ये देखकर कि मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा था, ठग ने अपना अंतिम हमला रोक दिया और अपना चाकू नीचे कर दिया, जबकि वह मेरे चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ देख रहा था। हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए सही है बेटा। अगर तुम इसमें शामिल नहीं होते तो तुम्हें मरना नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, नायकों को कोई पुरस्कार नहीं मिलता। मुझे आशा है कि आप परलोक में ये सीखेंगे। मेरी दृष्टि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। मेरी आंखों की रोशनी टिमटिमाने लगी थी। मैं गुंडों की हंसी सुन सकता था। मेरी चेतना लुप्त होती जा रही थी। सब कुछ काला होता जा रहा था। अध्याय 3, नई इच्छाएं। मेरी लुप्त होती चेतना की गहराई में मैं अब कुछ भी नहीं देख सकता था, नहीं कुछ सुन सकता था। मैं अब उस घाव से होने वाले तीव्र दर्द को महसूस नहीं कर सकता था जो मुझे पहले मिला था। मैंने सोचा कि क्या मरने पर ऐसा ही होता है? यहाँ चारों ओर केवल अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ समय भी नहीं लगता। मैं बाएं और दाएं का फर्क नहीं कर पा रहा था। मैं बस चुपचाप वहां बैठा रहा और कई चीजों के बारे में सोचता रहा। मैं सोच रहा था कि क्या वाकई मेरी जिंदगी यही खत्म हो गई है? क्या मैं वाकई यहाँ सिर्फ मारे जाने के लिए आया हूँ? क्या मेरे लिए इस तरह की निराशाजनक मौत मरना ठीक था? अगर मैं गायब हो गया
तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मैं ये जानते हुए भी शांति से आराम कर पाऊंगा कि मैंने याद रखने लायक कुछ भी हासिल नहीं किया है? क्या इसका मतलब यह है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है? मैं वहीं रुका रहा क्योंकि मेरे मन में कई अनुत्तरित प्रश्न भरे हुए थे। अचानक मेरे दिल में क्रोध की एक बड़ी भावना भर गई। आखिरकार मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ लाया गया था। मेरे पास कोई नहीं था जिसकी ओर मैं जा सकता था। मैं सोच रहा था कि दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है। अगर मुझे पता होता कि मैं इस तरह फंसने वाला हूं तो मैं और अधिक तैयार होकर आता। वास्तविकता बहुत क्रूर है। मुझे मेरे परिवार से क्यों दूर किया गया? मुझे ऐसी जगह क्यों भेजा गया? मुझे क्यों कोई मुक्ति नहीं थी, आगे केवल अथाह निराशा थी। ये तथ्य जानकर मेरा दिल कमजोर हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्यों क्यों क्यों? क्या मुझे मरना ही है? क्या मैं इसके लायक हूँ? मैं बस एक शांत जीवन जीना चाहता था, फिर भी मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध इस दुनिया में भेजा गया। मैंने एक ऐसी लड़की को बचाने की कोशिश की जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं था और मैं मारा गया। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने अपने दांत पीस लिए और मुट्ठी भींच ली। मुझे तीव्र क्रोध महसूस हुआ। मैं दुनिया की अन्यायपूर्णता को कोसता हूँ। क्या ये वास्तव में ठीक है? क्यों पीड़ित हमेशा मर जाता है जबकि हमलावर जीवित रहता है? जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मेरा गुस्सा बढ़ता जाता है। गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा, है ना? हालांकि मैं अपना गुस्सा बरकरार रखूंगा क्योंकि यही मेरा एकमात्र न्याय है। जब मैं इस तरह के विचारों पर विचार कर रहा था, मुझे अचानक एक उपस्थिति का एहसास हुआ। मैं उस आकृति का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन किसी कारण से वह आकृति मुझे जानी पहचानी लगी, जैसे कि हम कई बार मिल चुके हों। आकृति से अकेलेपन का एहसास भी हो रहा था। तुम नहीं मरोगे। अचानक मुझे एक आकृति की आवाज़ सुनाई दी जो मुझसे एक कोमल स्वर में बात कर रही थी। यह एक लड़की की आवाज़ की तरह लग रही थी। यह कोमल और सुंदर थी। इसे सुनते ही मुझे गर्मजोशी महसूस हुई। अचानक मैं उस क्रोध और घृणा के बारे में भूल गया जो मैंने कुछ क्षण पहले महसूस किया था। नहीं, मैं नहीं भूला था। मेरा मन अब बहुत शांत है। क्या यह इस आकृति की वजह से है? मेरा ध्यान पूरी तरह से मेरे सामने मौजूद आकृति की ओर आकर्षित गया था। कृपया हार मत मानो, आप अकेले नहीं हैं क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अचानक मुझे लगा कि दो मुलायम, पतले हाथ मुझे गले लगा रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। उस आवाज़ में खुशी थी लेकिन किसी के लिए तड़प की एक अजीब भावना भी थी। यह एक ऐसी भावना है जिसे मैं काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि वह मेरे जैसी ही कोई है? मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उस आकृति ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में और कस लिया और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया। क्या आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? चुनाव आपका है, आकृति ने उत्सुकता कहा, चुपचाप मेरे जवाब का इंतजार करते हुए। मैं जीना चाहता हूँ, यह मरना चाहता हूँ, बिना कुछ हासिल किए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं कभी भी शांति से आराम कर सकूं, ये जानते हुए कि मैंने कभी कुछ हासिल नहीं किया है। हालांकि मुझे इस नई दुनिया में जीवित रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी। मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी। हाँ, मुझे शक्ति की आवश्यकता है ताकि मैं फिर कभी ऐसी कमज़ोर स्थिति में ना आऊं। यदि आप मुझे शक्ति दे सकते हैं तो दीजिए। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इस संकट से उबरने के लिए मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता होगी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा कि मेरी आवाज़ में ताकत है। भले ही मेरा शरीर टूट गया है, फिर भी मैं इस स्थिति से उबरने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। हे, अगर तुम यही चाहते हो हारू तो मैं तुम्हें जितनी शक्ति की जरूरत होगी वह उधार दूंगा। हल्की सी हंसी के साथ आवाज़ ने मधुर स्वर में कहा। ऐसा क्यों लगता है कि उसे पहले से ही पता था कि मैं ऐसा कहने वाला हूँ? मैं ऐसी भावनाओं से बच नहीं सका। यह आवाज़ किसकी है? मुझे अपना नाम बोलना याद नहीं है। मैंने सोचा। मैं थोड़ा उलझन में था। अंतर्वस्तु। अचानक मेरा शरीर एक हल्की रोशनी में लिपट गया क्योंकि मेरी चोटें खुद ही ठीक होने लगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अपने घावों से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आखिरकार अब मेरे पास अपने पैरों पर वापस खड़े होने की ताकत थी। अंधेरा। गुंडों ने मुझे आश्चर्य से देखा। जाहिर है कि मेरी चोटें घातक थीं और कोई भी ऐसी चोट से बच नहीं सकता। मैंने बहुत खून भी खो दिया। जबकि मेरी चोटें ठीक होने लगी थीं, फिर भी मैंने बहुत खून खो दिया क्योंकि खून बहने से मेरी दृष्टि अभी भी थोड़ी धुंधली थी, लेकिन मैं अपने आसपास क्या हो रहा था ये थोड़ा बहुत देख सकता था। हालांकि मैं अभी भी उलझन में हूँ कि मैं अभी भी कैसे जीवित हैं।
हालांकि वह बदमाश अपना धैर्य खोने लगा और फिर अपने दाहिने हाथ में चाकू लेकर पीछे से मेरी ओर दौड़ा। उसकी आंखों में हत्या की स्पष्ट गंशा थी। मर जाओ कमीने, वह चिल्लाया। नहीं, मैं उस दर्द को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। मैंने उस गुंडे को अमानवीय गति से सीधे मेरी ओर आते हुए देखा तो बुदबुदाया। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि ठग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। मेरी आंखें अब बहुत आसानी से उसके साथ चलने में सक्षम थीं। मैंने जल्दी से अपने दाहिने हाथ से मेरे ऊपर फेंके गए चाकू को बाईं ओर घुमाकर चकमा दिया। ठग ने तब अपना संतुलन खो दिया था क्योंकि वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। फिर उसने अपनी गति का उपयोग करके मेरी दिशा में मुड़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि मैंने उसे पर्याप्त समय नहीं दिया और मैंने जल्दी से अपने बाएं हाथ से उसे मुक्का मारा। मेरे मुक्के की ताकत से वह बदमाश 10 मीटर पीछे उड़ गया। मैं और वह दृश्य देखने वाले सभी लोग इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मैंने अपने मुक्के में इतनी ताकत भी नहीं लगाई थी, फिर इतना नुकसान कैसे हुआ? अगले बदमाश ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया और मेरे सामने अपनी हथेली फैला दी। अग्नि की माता, मेरे लक्ष्य अग्निगोले को भस्म कर दे। इसके बाद ठग की हथेली पर एक जादुई चक्र प्रकट होता है। अचानक आग का एक बड़ा विस्फोट सीधे मेरी ओर आया। यह इतनी तेजी से हुआ कि मुझे हमले से बचने का समय ही नहीं मिला। ये स्पष्ट था कि इस हमले की चपेट में आने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत राख में बदल जाएगा। हमले से बहुत अधिक गर्मी निकली। ईक, हा हा हा, देखो अति आत्मविश्वासी बास्टर्ड्स का क्या हुआ। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव से लड़की थोड़ी पीछे हट गई थी। ठग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उसे अपने मंत्र पर पूरा भरोसा था। आग का गोला एक उन्नत स्तर का मंत्र था। एक उन्नत मंत्र का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका और भी अधिक उन्नत स्तर का मंत्र था। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। हालांकि जब उसने मुझे जले हुए गड्ढे के बीच में खड़ा देखा तो उसकी उम्मीदें टूट गईं। मेरा शरीर हवा के एक विशाल प्रवाह में लिपटा हुआ था। हवा की एक विशाल दीवार बनाते हुए आग हवा के शक्तिशाली द्रव्यमान के कारण मुझे छूने में भी कामयाब नहीं हुई। मैं इससे बेहद भ्रमित था। हवा ने अपनी मर्जी से मुझे ढालने का फैसला किया। हवा स्वाभाविक रूप से बह रही थी। हमला थमने के बाद हवा शांत होने लगी। हालांकि आसपास के इलाके में हवा अभी भी तेज थी क्योंकि इमारतें दरकने लगी थीं। तेज हवा की आवाज़ इलाके में गूंजने लगी थी। क्या? लेकिन यह मेरा सबसे शक्तिशाली मंत्र था, एक उन्नत स्तर। कोई रास्ता नहीं है जिससे आप इसका मुकाबला कर सकें। मैं भी आपकी तरह ही उलझन में हूँ। मुझे आश्चर्य है कि हवा मेरी रक्षा क्यों कर रही है, हालांकि मैं आभारी हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, मैंने मन ही मन सोचा। उन्होंने जो कुछ देखा था उससे वे आश्चर्यचकित थे। सामान्यतः अग्नि मंत्र वायु तत्व के विरुद्ध लाभकारी होता है। हालांकि उन्नत स्तर का अग्नि मंत्र विशाल वायु अवरोध को भी नहीं हिला सका। वायु एक अचल किले की तरह थी और अग्नि मंत्र को आसानी से निगल गई। बहुत अद्भुत। लड़की कुछ बुदबुदाते हुए मेरी ओर ऐसे देखने लगी जैसे वह अचंभित हो। उसने पहले कभी किसी व्यक्ति को इतनी आसानी से हवा के साथ छेड़छाड़ करते नहीं देखा था। हारुतो, अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को छोड़ दो जो मैंने तुम्हें दी थी। मैंने एक बार फिर अपने सिर के अंदर एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। हालांकि इस बार इसने मुझे एक अलग एहसास दिया। इसे सुनने से ही मैं मजबूत महसूस कर रहा था। फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी हथेली के सामने एक जादुई चक्र प्रकट हो गया। पवन की मां, मेरे लक्ष्य को नष्ट कर दे। तूफान, उद्धरण चिन्ह। फिर एक जादुई चक्र का निर्माण हुआ। अचानक एक शक्तिशाली तूफान सीधे ठग की ओर आया। हवा इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के क्षेत्र में सब कुछ उड़ गया, केवल मलबे के ढेर ही बचे। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कैसे किया। किसी कारण से मेरे दिमाग में जादू आ गया। ठग पूरी तरह से बेहोश हो गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने उसे नहीं मारा। ऐसा करने के बाद मैं जल्दी से उस डरी हुई लड़की के पास गया जो अभी भी ठंडी जमीन पर बैठी थी। तुम ठीक हो? मैंने पूछ लिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, आपका धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। उसने जवाब दिया। ये ठीक है, मैंने वही किया जो कोई भी करता। उद्धरण चिन्ह। वह लगभग मेरी ही उम्र की लग रही थी। उसके कमर तक लंबे लाल बाल बहुत सुंदर थे। मैंने पहले कभी इतने सुंदर रंगीन बालों वाली कोई महिला नहीं देखी थी। उसकी आंखें भी सुंदर लाल रंग की थीं, लेकिन उसके बालों की तुलना में थोड़ी गहरी। उसने ऐसे कपड़े पहने थे कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी अमीर परिवार से है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी जैसी कोई महिला अकेली गली में क्यों होगी। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और जमीन से उठ खड़ी हुई। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, युवा नायक? उसने पूछा। मेरा नाम हारुतो सातो है, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम स्कारलेट वतनबे है। आपसे मिलकर खुशी हुई, सर सातो। उद्धरण चिन्ह।
हम दोनों ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद मेरा सिर थोड़ा चक्कर खाने लगा। अंततः मैं पूरी तरह से बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी चेतना अब लुप्त हो रही थी। चारों ओर का वातावरण अब काला हो रहा था। एक इमारत के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने काले रंग का हुड पहना हुआ था जिससे उसका शरीर पूरी तरह से छिप रहा था। उसका चेहरा देखना असंभव था। वह चुपचाप अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। ये सोचना दिलचस्प है कि एक साधारण लड़का इतनी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम है। पूरा मिशन पूरी तरह विफल रहा। मुझे पता था कि मुझे उन दो मूर्खों पर इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपना चाहिए था। अगर वे दोनों उन्हें जानकारी देने का फैसला करते हैं तो यह एक दर्द होगा। ऐसा लगता है कि मुझे उनसे निपटना होगा। उद्धरण चिन्ह। आकृति ने निराश स्वर में कहा। फिर वह धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी हथेली के सामने एक जादुई चक्र बन जाता है। मर जाओ तुम दोनों। जब दोनों थक कठोर भूमि पर अचेत पड़े थे तभी एक जादुई चक्र उनके सामने प्रकट हुआ और उनके सीने में जोर से धड़क रहे। उनके दिल बिखर गया क्या? इसके बाद दोनों गुंडे दर्द से कराहने लगते हैं और उनके चेहरे पर शोकाकुल भाव आ जाता है। वे दोनों तुरंत मारे गए। ये देखकर कि उसका जादू ठगों को मारने में सक्षम था, वह आकृति संतुष्टि में मुस्कुराई। इसके बाद वह आकृति अचानक अंधेरे में गायब हो जाती है और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती। वर्ष 945। जादू का युग। अध्याय 4। एक अन्य दुनिया में जागृति। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अनजान जगह पर था। मैं अपने पैरों के नीचे घास महसूस कर सकता था। जैसे ही मैंने ताज़ी हवा में सांस ली, जहां भी मैंने देखा वहां बड़े बड़े पेड़ थे। चाहे मैंने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, मुझे याद नहीं है कि मैं पहले कभी यहाँ आया था। जहां भी मैंने देखा वहां मैदान के अलावा कुछ नहीं था। मैं पहाड़ियों से घिरा हुआ था और भी अधिक पहाड़ियां थीं। क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन था। जानवरों की आवाज़ भी नहीं थी। ईमानदार होने के लिए शांत वातावरण मुझे थोड़ा असहज कर रहा था। मैंने निर्णय लिया कि मैं इधर उधर देखूंगा और किसी को भी ढूंढूंगा जो मुझे मिल सके। हारुतो। अचानक मुझे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। यह एक जानी पहचानी आवाज़ थी। अब लगभग समय हो गया है हारुतो, आवाज़ कहा। मैंने तुरंत अपना सिर उस ओर घुमाया जहां से आवाज़ आ रही थी। मैंने एक आकृति देखी जो मेरे सामने खड़ी थी। यह एक खूबसूरत लड़की थी जिसे मैं पहचान नहीं सका। उसके चमकीले हरे बाल और चमकीली हरी आंखें थीं जो मुझे घूर रही थी। उसके लंबे सुंदर हरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी हरी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। यह मुझे एक सुंदर हरे रत्न की याद दिलाती थी जो सर्वोच्च गुणों में से एक है। वह अपनी किशोरावस्था के अंतिम दौर में लगती है और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। उसका चेहरा सुडौल था और उसे एक खूबसूरत रूप देता था। मैं पहले बहुत सी खूबसूरत महिलाओं से मिल चुका हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसी सुंदरी के सामने होने से मैं घबरा गया, लेकिन मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि ऐसी सुंदरी मेरा नाम क्यों जानती है। अगर मुझे सही से याद है तो वह वही थी जिसने पहले मेरी मदद की थी। हालांकि उस समय मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन मुझे अभी भी उसकी आवाज़ की ध्वनि याद है। आप कौन हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं ही वह हूँ जो हमेशा तुम पर नज़र रखता हूँ, उसने चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मुझ पर नज़र रखो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपना सिर झुकाकर थोड़ा उलझन में था। फिर वह तेजी से छोटे छोटे कदम उठाती हुई मेरी ओर चली आए। उसकी लंबी सुंदर नीली पोशाक हल्की हवा में शान से नाच रही थी। फिर वह अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मुझे एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लेती है। हो सकता है कि अभी आप इसे न समझें, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन आप इसे समझ जाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके गले लगने से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरा चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। मैं उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था और उसकी मीठी खुशबू मेरी नाक में गुदगुदी पैदा कर रही थी। हारुतो, एक बार तुम जाग जाओगे तो तुम्हें शायद कुछ भी याद नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा कि उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ी उदास थी। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तभी उसके गुलाबी होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, मेरी चेतना लुप्त होने लगी। मैं उसकी आवाज़ को दूर से दूर तक सुन सकता था, जब तक कि मुझे एक रोशनी दिखाई नहीं दी। क्या तुम जाग रहे हो हारुतो? हाँ, मैं जाग रहा हूँ। धीरे धीरे मेरी दृष्टि वापस आ रही थी और मैंने पहली चीज़ जो देखी वह मेरे सामने एक चौड़ी छत थी और मुझे अपने सिर के नीचे एक नर्म सनसनी महसूस हुई। तुरंत मुझे पता चल गया कि मैं किसी तरह के बिस्तर पर था। ये वास्तव में इतना आरामदायक था कि मैं कुछ समय के लिए ऐसे ही रहना चाहता था।
लेकिन मुझे पता था कि मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैंने धीरे से अपना सिर बिस्तर के दाईं ओर घुमाया और मैंने अपने ठीक बगल में एक लड़की को देखा। उसके चमकीले लाल बाल थे और वह बेहद खूबसूरत थी। मैं उसकी सुंदरता से मोहित हुए बिना नहीं रह सका। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो हारुतो? स्कारलेट ने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस इतनी देर तक सोने से थोड़ी नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। मैं एक अपरिचित कमरे में जाग गया। कमरा बड़ा और विशाल था, छत बहुत ऊंची थी, उसमें उच्च गुणवत्ता के फर्नीचर थे। कमरे के खंभे के दूर कोने में सोने की धारियां भी थीं। इंटीरियर खूबसूरती से बनाया गया था। यह अमीर लोगों के लिए एक कमरा जैसा था, इसलिए मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि मैं ऐसी जगह पर क्यों था। मैंने स्कारलेट को देखा जो मेरे बिस्तर के ठीक बगल में एक कुर्सी पर शान से बैठी थी। उसके चेहरे पर भी राहत का भाव था। ईमानदारी से, मुझे उसे इतना परेशान करने के लिए वास्तव में बुरा लगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु। क्या तुम ठीक से सोए? तुम नींद में बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे तुम कोई सपना देख रहे थे। अंधेरा। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? स्कारलेट के चेहरे पर बहुत चिंता का भाव था, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए मैंने बातचीत का विषय बदलने की कोशिश की। तुम मेरे घर में हो, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुमने मुझे बचाया था, तुम अचानक बेहोश हो गई थी, याद है? सेटिंग। हाँ, ये वापस आना शुरू हो गया है। मैंने धीरे धीरे उन सभी बातों पर पुनर्विचार करना शुरू किया। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे याद आया, मेरे निकट मृत्यु अनुभव और उसके बारे में सोचकर मुझे जो तीव्र पीड़ा सहनी पड़ी थी, उससे मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि मुझे फिर कभी उस स्थिति से गुजरना न पड़े। अनुप्रयोग। क्या तुम ठीक हो हारुतो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? मैंने उसकी चिंता कम करने के लिए हल्की मुस्कान देते हुए कहा। हमारी चर्चा के बाद स्कारलेट ने मुझे घर के चारों ओर दिखाने का फैसला किया और मुझे एहसास हुआ कि यह जगह कोई सामान्य घर नहीं था। ये जगह एक महल था जिसमें 67 अलग अलग कमरे थे और ये लगभग 80 फीट ऊंचा था। फिर मैं उसके परिवार के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए सहमत हो गया। मैंने आयताकार लकड़ी की मेज पर बहुत सारे परिचित भोजन देखे, व्यंजन पूर्णता के साथ तैयार किए गए थे। वहाँ सभी प्रकार के व्यंजन थे जो आप एक 5 सितारा रेस्तरां में देखेंगे। तीनों अलग अलग प्रकार के थे, जैसे कि स्टू चिकन, सफ़ेद चावल और फ्राइड लॉबस्टर। भोजन के साथ जाने के लिए अलग अलग सॉस भी थे। ईमानदारी से ये सब देखकर मुझे और अधिक एहसास हुआ कि मैं कितना भूखा था। बेशक, दुनिया भर के कई अलग अलग देशों के भोजन थे। भोजन इतना गर्म था कि भाप उसके ऊपर तैर रही थी। मेरे कुछ पसंदीदा व्यंजन भी तैयार किए गए थे, करी, टकी और यहाँ तक कि सुअर का मांस। मैं कभी भी यह सब खरीदने की उम्मीद नहीं कर सकता, यह मेरे स्वाद के लिए बहुत ज़्यादा आलीशान है। यह अमीर लोगों के लिए एक ऐसा बुफे है जहां आप सब कुछ खा सकते हैं। क्या आप सचमुच इसे लंच कह सकते हैं? मैंने सोचा, हाँ, मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। कृपया जितना चाहे उतना खाएं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अगर आप वहाँ नहीं होते तो कौन जानता है कि क्या होता। मैं अब स्कारलेट के माता पिता के साथ भोजन कक्ष में दोपहर का भोजन कर रहा था। जिस कमरे में हम थे वह बहुत बड़ा था। कमरे के हर कोने में नौकरानियां थीं। वे सभी अपनी पोशाक के हेम को पकड़े हुए सुरुचिपूर्ण ढंग से झुकी और फिर कमरे के कोने में चुपचाप हमें देखती रहीं। इस तरह से घिरे होने से मैं थोड़ा असहज हो गया, इस हद तक कि मैं कुछ भी खाने के लिए बहुत घबरा रहा था। मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, ये मेरे माता पिता हैं। मैं इस देश का राजा अल्मोस वतनवे हूँ। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, नौजवान। राजा ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैं इस देश की रानी अनी वतनवे हूँ। मेरी बेटी को बचाने के लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। रानी ने कोमल स्वर में कहा। ओह, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सच कहूँ तो मैं तो बस गुजर रहा था। उद्धरण चिन्ह। राजा ऐसा दिखता है जैसे वह 40 वर्ष की आयु के आसपास का है। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की हैं और उसके लंबे सफ़ेद बाल हैं, जबकि रानी के बाल चमकीले लाल हैं और आंखें स्कारलेट के समान हैं। ईमानदारी से कहूँ तो वह इतनी युवा दिखती है कि आप उसे स्कारलेट की बड़ी बहन समझने की भूल कर सकते हैं। राजा और रानी मेरी ओर देखकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए। मैं एक नई दुनिया में राजा और रानी से मिलने के बाद काफ़ी घबरा गया था, लेकिन अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि स्कारलेट एक राजकुमारी है? मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। हाँ, ये सही है। तुम्हें पहले न बताने के लिए क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह।
स्कारलेट ने अपने सिर को इस तरह से झुकाया कि ऐसा नजारा देखने वाले किसी भी व्यक्ति का मन मोह सकता है। हालांकि मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि एक राजकुमारी अकेली गली के बीच में क्यों चल रही थी। जाहिर है यह ऐसी जगह नहीं है जहां एक राजकुमारी को कभी नहीं जाना चाहिए। राजकुमारी स्कारलेट पीछे की गली में क्यों घूम रही थी? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे इस मामले में थोड़ी जिज्ञासा थी। देखिए, मेरे अनुरक्षक मेरे पीछे आए थे, लेकिन जब मैं एक कपड़े की दुकान में घुसा तो हम अलग हो गए। ओह, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें खरीदारी का बहुत शौक है ना? स्कारलेट घबरा कर हंसने लगी और शर्म से लाल होने लगी। हालांकि अब जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे समझ में आया कि कोई राजकुमारी को क्यों लूटना चाहेगा, जबकि वह शाही परिवार से होने के कारण बहुत अमीर होगी। उसे राजा और रानी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे पूरा राज्य खतरे में पड़ सकता था। क्या आप उन गुंडों से कुछ पता लगाने में कामयाब रहे जिन्होंने स्कारलेट को लूटने की कोशिश की थी? मुझे याद है कि मैंने उन 2 बदमाशों को पीटकर मार गिराया था जो स्कारलेट को लूटने की कोशिश कर रहे थे। मुझे यकीन है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। कम से कम मुझे उम्मीद है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैंने किसी को मार दिया होता तो मुझे नहीं पता कि मैं अपराध बोध के साथ जी पाऊंगा या नहीं। आखिरकार, मैं जहां से हूं वहां हत्या करना कानून के खिलाफ है। मैं इस दुनिया के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे पास किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं है। अगर यह खुद की रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करने के लिए है, जिनकी मुझे परवाह है, तो मुझे आश्चर्य है। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्या मैं खुद को इंसान कह पाऊंगा? किसी और की जान लेना एक अक्षम्य अपराध है ना? ये पूरी तरह से मानवाधिकारों के खिलाफ है। मेरे दृष्टिकोण से किसी दूसरे की जान लेने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के अस्तित्व को रौंद रहे हैं। क्या हम इंसानों को दूसरों की जान लेने का अधिकार है? मेरी नैतिकता नहीं बदलेगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। जब तक मैं ऐसी स्थिति में ना जाऊं जहां मुझे ऐसा करना पड़े, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, तो मैं सीरियल किलर से अलग नहीं रहूंगा। मैंने चेहरे पर गंभीरता का भाव लाते हुए सोचा। जब तक हम वहां पहुंचे वे गुंडे पहले ही मर चुके थे। राजा ने चिढ़कर कहा, क्या मैंने ही उन्हें मारा था? मैं डरते हुए पूछता हूँ। नहीं, तुमने उन्हें नहीं मारा। वे काले जादू के कारण मरे थे। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा। काला जादू? मैंने अपना सिर झुका लिया क्योंकि मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। यह एक प्रकार का जादू है जो लक्ष्य के हृदय को नष्ट कर देता है। हालांकि जादूगर को पहले अपने लक्ष्य पर एक अभिशाप का निशान लगाना पड़ता है, स्कारलेट ने कहा और धीरे से अपने चाय के कप को अपने मुंह के पास ले आई। मैं समझता हूँ। अगर ऐसा है तो जिसने उन्हें मारा है वह भी उनके साथ काम कर रहा होगा। हाँ, इसकी सबसे अधिक संभावना यह है कि वे हमें उन 2 लोगों से कोई भी जानकारी प्राप्त करने से रोकना चाहते थे जिन्हें आपने हराया था। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि यह बात तो सही है, लेकिन अपने ही सहयोगियों को मारने की हद तक जाना समझ से परे है। मैंने उलझन भरी नज़र से सोचा। चिंता मत करो, हम फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। हम उन्हें जल्द या बाद में ढूंढ लेंगे। राजा अल्मोस ने कहा कि हमारी चिंता को यथासंभव कम करने का प्रयास करें। राजा ने विषय बदलने का अवसर लिया। तो फिर हारुतो, तुम बहुत ही असामान्य व्यक्ति प्रतीत होते हो। तुमने कहा था कि तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ हो, है ना? हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं स्कूल से घर लौट रहा एक साधारण स्कूली छात्र था जब मुझे अचानक इस नई दुनिया में भेज दिया गया, इसलिए मुझे वास्तव में इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सोचो तो आपके बाल बहुत सुंदर काले हैं और आपके कपड़े भी बहुत अनोखे हैं। मेरे बालों में ऐसी क्या अनोखी बात है? उद्धरण चिन्ह। इन इलाकों में काले बाल बहुत दुर्लभ हैं। वास्तव में मैंने पहले कभी किसी को काले बालों के साथ नहीं देखा है। उसने उत्सुकता भरे चेहरे से कहा, काले बाल यहाँ आम बात नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ काले बाल सबसे आम बालों का रंग है। मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ इसे इतना खास क्या बनाता है। नहीं, आप अक्सर काले बाल वाले लोगों को नहीं देखते, कम से कम इन इलाकों में तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। हारुतो, क्या तुम्हारा कोई परिवार या कुछ भी नहीं है? खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस दुनिया में मुझे लगता है कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं करता क्योंकि मेरी मूल दुनिया में ऐसा था, लेकिन इस पर विचार करते हुए मुझे यकीन है कि मेरे माता पिता वास्तव में मेरे बारे में चिंतित होंगे। वे कभी कभी वास्तव में जरूरत से ज़्यादा संरक्षित हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से उनसे बात करने का कोई तरीका हो, लेकिन मेरे फ़ोन के साथ भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उन्हें कॉल या टेक्स्ट कर सकूँ।
मैं निराशा से भर गया। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। आप कुछ समय के लिए यहीं रुकें, हमें आपका अतिथि के रूप में स्वागत करने में खुशी होगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, निश्चित रूप से आप ही हैं जिन्होंने हमारी प्यारी बेटी को बचाया है। ठीक है, हारुतो, तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय बिताना पसंद करूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपकी देखभाल में रहूंगी। इस प्रकार हमारे भोजन के बाद स्कारलेट ने मुझे महल के चारों ओर एक दौरा कराने का वादा किया। वहां लगभग 20 अलग अलग वीआईपी कमरे और कई अनुमान कक्ष और एक विशाल उद्यान था जिसमें विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल उग रहे थे। वहां एक विशाल फव्वारा भी था जो ऐसा लगता है जैसे इसे सबसे कुशल बधाईगिरी द्वारा तराशा गया हो। ऐसी जगह पर रात में बाथरूम ढूंढना वाकई मुश्किल होगा। हर कोने पर दरवाजे थे। महल का लेआउट बहुत ही भ्रामक और नेविगेट करने में मुश्किल था। इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा समय लगेगा। आमतौर पर नौकरानियां खाना पकाने और साफ सफाई का सारा काम कर देती हैं, इसलिए आपको कमरों के गंदे होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वाह, यह आश्चर्यजनक है। मैं अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। मैंने कई फिल्मों में महल देखे हैं, लेकिन इन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखना अद्भुत है। स्कारलेट, वह कौन है? मैं थोड़ी ऊंची आवाज में पूछता हूँ। जब मैं कमरे में चारों ओर देख रहा था तो मैंने बहुत सारी पेंटिंग देखी, लेकिन फिर मेरी नज़र एक विशेष पर पड़ी जिसमें एक लंबा सुंदर आदमी था जिसके पास एक लंबी तलवार थी। यह एक जापानी शैली के कटाना की तरह लग रहा था। साथ ही अन्य लोगों के पास अलग और अनोखे हथियार थे। वह एक शूरवीर की तरह लग रहा था। उसके लंबे काले बाल और गोरी त्वचा थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शुरुआती 20वें दशक में था। ईमानदारी से कहूँ तो वह एक जापानी वयस्क की तरह लग रहा था। अन्य भी ऐसे लग रहे थे जैसे वे मेरी दुनिया से हों। उनमें से लगभग 4 थे जो मेरी दुनिया के विभिन्न देशों से थे। ओह, ये है 4 महान नायक, स्कारलेट ने प्रसन्न स्वर में कहा। 4 महान नायक। मैंने अपना सिर झुकाया, यह नहीं समझ पाया कि उसके कहने का क्या मतलब था। जब मैंने नायक शब्द सुना तो मुझे पता था कि उन्होंने महान नायक कहलाने के लिए कुछ बहुत ही अद्भुत काम किया होगा। मैंने सोचा कि क्या मेरी दुनिया के लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं, और यदि हाँ, तो कितनी बार? हाँ, 300 साल पहले राष्ट्रों के बीच एक महान युद्ध हुआ था। मनुष्य, अर्धमानव, राक्षस और कई अन्य जातियां आपस में लड़ रही थीं। ये कई महीनों तक चलता रहा जब तक कि राष्ट्र के राजाओं ने एक पुराने अनुष्ठान के माध्यम से महान अमानवीय शक्तियों वाले 4 नायकों को बुलाने का फैसला नहीं किया और महान युद्ध को समाप्त कर दिया और दुनिया में शांति लाए। कई लोग नायकों के आभारी थे और तब से यह एक प्रसिद्ध कहानी बन गई है। कई शूरवीर आज भी महान नायकों की तरह जीने की कोशिश करते हैं। ऐसी अद्भुत कहानी सुनने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे 4 लोग अकेले ही युद्ध को रोकने में सक्षम थे। वे नायक निश्चित रूप से किसी अद्भुत व्यक्ति की तरह लगते हैं। हालांकि इस समय मेरा विचार एक अलग विषय पर था। मेरे दिमाग में अंतहीन सवालों का एक बोतल था। क्या पुराने अनुष्ठान का मतलब यह है कि वे अलग अलग दुनिया से लोगों को इस दुनिया में ला सकते हैं? अरे स्कारलेट, इस दुनिया के लोग कितनी बार किसी नायक को बुलाने के लिए अनुष्ठान का उपयोग करते हैं? मैं उत्सुकता से पूछता हूँ। इसके बाद स्कारलेट ने अपना दाहिना हाथ अपने दाहिने गाल पर रखा और गहरी सोच में डूब गई। चलो देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि 300 साल पहले हुए महान युद्ध के बाद से किसी ने उस अनुष्ठान का उपयोग है। मुझे बहुत दुविधा महसूस हुई। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे किसी अन्य तरीके से बुलाया गया है? मैंने गंभीर भाव धारण करते हुए सोचा। स्कारलेट, क्या हर देश इस अनुष्ठान का उपयोग कर सकता है? मैं उत्सुक स्वर में पूछता हूँ। अचानक पूछे गए प्रश्न से स्कारलेट चौंककर अपना सिर झुकाने लगी। मुझे लगता है कि यह अनुष्ठान बहुत पुराना है। हालांकि हमें केवल आवश्यकता पड़ने पर ही नायकों को बुलाने की अनुमति है, और नायकों को बुलाने से पहले प्रत्येक राष्ट्र को निर्णय से सहमत होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं यथासंभव अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। तब मुझे लगता है कि किसी राष्ट्र द्वारा मुझे बुलाए जाने की संभावना बहुत कम है। मैंने सोचा, मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया में तब तक रहना होगा जब तक मुझे कुछ और जानकारी नहीं मिल जाती, या कम से कम घर वापस जाने का कोई और तरीका नहीं मिल जाता। जब मैं गहन विचार में डूबा हुआ था, स्कारलेट ने बातचीत का विषय बदलने का मौका पा लिया। अरे हारुतो, कल तुम अकेले ठीक रहोगे? मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल? रुको, हाँ, यह एक स्कूल है जहाँ आप जादू के बारे में सब कुछ सीखते हैं। जब मैंने जादू शब्द सुना तो मैं अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। एक काल्पनिक दुनिया में हमेशा एक जादू प्रणाली होती है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं भी इसका उपयोग कर पाऊंगा। क्या मेरे लिए भी स्कूल जाना संभव होगा?
ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या होगी, लेकिन क्या आप निश्चित हैं? मेरा मतलब है कि आप पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली जादू उपयोगकर्ता प्रतीत होते हैं। यह इस दुनिया में मेरा दूसरा दिन है, इसलिए मैं वास्तव में जादू के बारे में कुछ नहीं जानता, हालांकि स्कारलेट अलग सोचती है। वास्तव में मैं जादू के बारे में कुछ नहीं जानता, सच में, लेकिन मैंने तुम्हें उस दिन उस शक्तिशाली वायु मंत्र का प्रयोग करते हुए देखा था, है न? स्कारलेट ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसे विश्वास हो गया कि मैं पहले से ही एक कुशल जादूगर हूँ। हालांकि मुझे वास्तव में नहीं पता था कि मैं उस मंत्र का उपयोग कैसे करता हूँ। मुझे लगता है कि इसे तूफान कहा जाता है। मैं उस समय वास्तव में हताश था। नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया। उद्धरण चिन्ह। जादू का प्रयोग पहली बार करने पर वह मंत्र सचमुच बहुत शक्तिशाली था। यदि आप नौसिखिए के रूप में ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप एक दिन सचमुच बहुत शक्तिशाली जादूगर बन जाएंगे। स्कारलेट वास्तव में बहुत प्रभावित लग रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल भाव था। हालांकि मुझे लगता है कि यह उस समय सिर्फ किस्मत थी। हालांकि मुझे याद है कि मैंने एक आवाज़ सुनी थी, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह आवाज़ किसकी थी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपने स्कूल में आने की व्यवस्था कर सकता हूँ, हालांकि वहाँ बहुत अधिक आम लोग नहीं हैं। ओह, तो ये कुलीन वर्ग और राजपरिवार के लोगों के लिए एक स्कूल है। मुझे याद है कि कुलीन लोगों को आम लोगों को उनकी अलग सामाजिक स्थिति के कारण नीची नज़र से देखने की आदत होती है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा अलग नहीं दिखूं, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मन ही मन सोचा, कुलीनों के साथ किसी भी झगड़े में पड़ने की चिंता मत करो। मैं तुम्हें पंजीकृत कर दूंगा और कहूंगा कि तुम्हें मेरे परिवार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए सब ठीक रहेगा। मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगा, इसलिए जल्दी आराम कर लेना। उद्धरण चिन्ह। आह, धन्यवाद। अभी रात के 10 बजे हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कभी घर वापस जा पाऊंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस दुनिया के बारे में जितना संभव हो उतना सीख सकता हूँ। शायद कोई मंत्र हो जिसका उपयोग करके मैं घर वापस जा सकता हूँ। ऐसा कहने के साथ ही मैंने विशाल तारों वाले आकाश की ओर देखा। यह अत्यंत सुंदर था। आप स्पष्ट रूप से सभी तारों को चमकते सकते थे। मैंने धीरे से अपने दाहिने हाथ से आकाश की ओर हाथ बढ़ाया। मैं बचपन से ही उन्हें छूना चाहता था। वे इतने हुए देख करीब थे, फिर भी हमारी पहुंच से बहुत दूर थे। इस दुनिया के तारे मेरी मूल दुनिया की तरह ही चमकते हैं। अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि जब से मैंने आखिरी बार रात के आसमान को देखा है, तब से काफी समय बीत चुका है ना? अपनी मूल दुनिया में मैं हमेशा पढ़ाई करता रहता, टीवी देखता रहता या वीडियो गेम खेलता रहता। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और मेरे माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए कभी कभी मैं अपने मन को शांत करने के लिए तारों को देखता रहता था। लेकिन ऐसा करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। ओह, मुझे सो जाना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। मेरी पुरानी दुनिया के विपरीत, जो घड़ी का उपयोग करती थी, ये दुनिया समय बताने के लिए एक कलाकृति का उपयोग करती है। यह एक प्रकार का क्रिस्टल है जो समय बताता है कि जब भी पत्थर पीले रंग में चमकता है तो ये सुबह होती है, जब भी ये लाल चमकता है तो ये दोपहर होती है, रात में यह नीले रंग में चमकता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भी समय के आधार पर वही अवधारणा है जो मेरी मूल दुनिया के समान है, जिससे ये जानना आसान हो गया कि यहाँ क्या समय है। मैं वास्तव में चिंतित था कि मुझे सब कुछ शुरू से सीखना होगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मुझे उनका लेखन और इतिहास भी सीखना होगा। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मैंने एक थका हुआ आह भरा। सुबह के 7 बजे थे। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। तभी मैंने एक खूबसूरत लड़की को चिंतित भाव से देखा। सर सातो, आपके जागने का समय हो गया है। क्या मैं थोड़ा सो नहीं सकता? रुको, क्या समय हो गया है? मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और सीढ़ियों से नीचे चली गई। मैं बाथरूम में पहुंची और जल्दी से अपना चेहरा धोया और अपनी वर्दी पहन ली। यह अपेक्षा से कहीं अधिक आरामदायक थी। मैंने एक सफ़ेद शर्ट और एक नीली जैकेट पहनी थी। पैंट भी नीली थी। मैं स्कारलेट को परेशान चेहरा बनाते हुए देखने के लिए रसोई में गई। उसने अपनी स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी, जैसा कि एक शाही राजकुमारी से अपेक्षा की जाती है। उसने नीली और सफ़ेद शर्ट और नीली स्कर्ट पहनी थी जो उसके घुटनों तक पहुंचती थी। यहाँ तक कि जब उसने गुस्से में चेहरा बनाया, तब भी वह इस हद तक सुंदर लग रही थी कि सबसे सुंदर मॉडल भी उसकी सुंदरता की तुलना नहीं कर सकता था। मुझे सचमुच खेद है स्कारलेट, ऐसा लगता है कि मैं देर तक सो गया। उद्धरण चिन्ह। हारुतो,
क्या मैंने तुमसे जल्दी आराम करने के लिए नहीं कहा था? उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। बेशक मैं देर तक सो गया। इस दुनिया में कोई अलार्म घड़ी नहीं है। अपने आप जागना हमेशा एक समस्या थी, यहाँ तक कि मेरी मूल दुनिया में भी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जागना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगली बार मुझे अधिक प्रयास करना होगा। तो फिर जान लो कि हारुतो यहाँ है। तुम्हें अब सचमुच चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रानी एनी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हमें बहुत देर हो जाएगी। एक बार फिर मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। इस प्रकार स्कारलेट और मैं बाहर निकले। हमने सोने और चांदी के रंग वाली एक शानदार गाड़ी देखी। इस गाड़ी पर शाही परिवार का चिन्ह भी बना हुआ था। गाड़ी को खींचने वाला एक बहुत बड़ा 4 पैरों वाला प्राणी था। इसकी त्वचा बहुत ही काली और खुरदरी थी और यह घोड़े से लगभग 3 गुना बड़ा था। हाँ, स्कारलेट, ये क्या चीज है? यह कोई चीज नहीं है, इसे ड्रैगनेट कहा जाता है। वे विशालकाय छिपकलियां हैं और ड्रैगन के वंशज हैं। हम उनका उपयोग गाड़ियां खींचने के लिए करते हैं। ये सभी देशों में आम बात है। उद्धरण चिन्ह। वाकई यह बहुत बढ़िया है। ये चीज ड्रैगन की वंशज है। मैं अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका, क्योंकि वास्तविक जीवन में एक ड्रैगन को देख पाना कुछ ऐसा था जो मेरी मूल दुनिया में संभव नहीं था। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह वास्तव में जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। मैंने उस विचित्र प्राणी को सिर से पैर तक जांचा। जब अंततः उसे छूने का निर्णय लिया तो ड्रैगन ने अपनी पूंछ हिलाकर मेरा हाथ उसे छूने से रोक दिया। मैं उसकी पूंछ की गति देखकर आश्चर्यचकित था। वह इतनी तेजी से हिल रहा था कि मैं यह नहीं देख पाया कि उसने अपनी पूंछ कब हिलाई थी। हारुतो, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ड्रैगन प्रजाति बहुत घमंडी होती है, इसलिए वे किसी ऐसे व्यक्ति को छूने नहीं देते जिससे वे परिचित नहीं हैं। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे आपसे दोस्ती करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ड्रैगन ने मेरे ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली जैसे कि उसे कोई दिलचस्पी ही न हो। दूसरी दुनिया में मेरा जीवन निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। ये कहकर हम गाड़ी के अंदर चले गए और अपने रास्ते पर चले गए। हमें चलते हुए 2 घंटे हो चुके थे। समय बिताने के लिए मैंने बाहर की ओर देखना शुरू किया, जिस पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये देश मेरी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। इस देश में कई अलग अलग प्रजातियां रहती हैं, जानवर, आदमी, अर्धमानव और मनुष्य। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कितने लोग रहते थे। मानव ऐसा नहीं लग रहा था कि वे जानवर, आदमी या अर्धमानवों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वे सभी एक दूसरे को खट्टी नज़र से देखते हैं। स्कारलेट, क्या अर्धमानव और मानव के बीच कुछ हुआ था? हम 300 साल पहले हुए युद्ध के बाद से ही दोनों जातियों के बीच दुश्मनी चल रही है। अच्छा, ऐसा है। मुझे लगता है कि उनके लिए एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना उचित ही होगा, क्योंकि वे युद्ध में थे। मुझे आश्चर्य है कि राजा और रानी ने उन्हें अपने ऊपर इतना भरोसा कैसे दिलाया। वे सचमुच अद्भुत होंगे। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं हारुतो। अब आपको किसी भी समय स्कूल का दृश्य देखने को मिल जाएगा। मैंने जल्दी से अपनी नजरें उस ओर घुमाई जहां स्कारलेट देख रही थी। मैंने देखा कि एक विशाल इमारत सामने आ गई। ये न्यूयॉर्क की इमारतों जितनी ही बड़ी लग रही थी। ये 70 फीट ऊंची थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। ये सचमुच इतना आश्चर्यजनक था कि मैं अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। स्कारलेट ने ये देखा और मुस्कुराने लगी। ठीक है, हम चलें हारुतो। ठीक है, चलो चलें। ये कहकर हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और नौकरानी को अलविदा कहकर स्कूल के गेट की ओर चल पड़े। अध्याय 5, जादू और तत्व। हम स्कूल के गेट पर पहुंचे। गेट के दोनों ओर गार्ड तैनात थे। उन्होंने कवच पहन रखा था जो उनके पूरे शरीर की रक्षा कर रहा था। जब उन्होंने स्कारलेट के आगमन को देखा तो उन्होंने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखते हुए झुककर उचित शिष्टाचार दिखाया। ये देखकर कि वे कितने गंभीर थे, मेरा चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। बेशक ये राजघरानों और कुलीन लोगों के लिए एक स्कूल था, इसलिए मैं मदद नहीं कर सका और असहज महसूस किया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अच्छा पहला प्रभाव बनाना चाहता हूँ। फिर शूरवीरों ने हमें अंदर जाने के लिए द्वार खोल दिया। सुप्रभात मैडम। हाँ, और आपके लिए भी यही। उद्धरण चिन्ह। जी सुप्रभात। मैंने घबराते हुए उनका अभिवादन किया। हालांकि मैं स्वयं को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यथासंभव विनम्र रहने की कोशिश की। जब हम स्कूल में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि कुलीन और राजपरिवार के लोग वर्दी पहने हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। वे किशोरावस्था से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक के लग रहे थे। हर जगह नाइट गार्ड भी थे। कुछ रईसों के पास उनके साथ अपनी निजी नौकरानी थी,
स्कूल का बाहरी हिस्सा बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन ये स्कूल के मैदान के अंदर की तुलना में नहीं था। हर तरफ छोटी छोटी इमारतें थीं। इमारतों के बाहरी हिस्से अच्छी तरह से बने थे। ये स्पष्ट था कि बाहरी दीवारें अच्छी तरह से बनाई गई थी और पूर्णता के साथ बनाई गई थी, और बीच में एक विशाल इमारत थी जो आसपास की अन्य इमारतों की तुलना में और भी अच्छी तरह से बनी और शानदार लग रही थी। मैं धीरे धीरे स्कारलेट के पीछे चला गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं खो न जाऊं। जब हम परिसर में पहुंचे तो स्कारलेट के कुछ दोस्तों ने हमारा स्वागत किया। स्कारलेट, तुम अंततः आ ही गई। ऐसा नहीं है कि तुम देर से आई हो, उसने थोड़ा आश्चर्य से कहा। ऐसा नहीं है कि मैं देर से आना चाहता था, आज सुबह मुझे कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। स्कारलेट ने कुछ अप्रसन्न चेहरे से मेरी ओर देखा। मैंने यहाँ आने के दौरान कई बार देर से उठने के लिए माफ़ी मांगी। मेरे चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। मुझे इस बात का बहुत खेद है। स्कारलेट की दोस्त ने मेरी ओर बहुत उत्सुकता से देखा। उसकी त्वचा बहुत गोरी, बाल भूरे और आंखें चमकदार नीली थीं। मैं आपको परिचय करा दूं, ये हारुतो सातो है। कुछ परिस्थितियों के कारण वह वर्तमान में शाही महल में रह रहा है। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट ने घबराते हुए कहा कि राजा ने ये निर्णय लिया था कि मुझे उनका समर्थन प्राप्त होगा। शाही परिवार का समर्थन मिलने से परेशान करने वाले रईसों को दूर रखने में मदद मिलेगी। देखा, मैं चेल्सी वेस्ले हूँ, वेस्ले कुलीन परिवार की तीसरी बेटी। आपसे मिलकर खुशी हुई सर हारुतो। उद्धरण चिन्ह। उसने हल्के से झुककर कहा, हाँ हाँ, कृपया मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। मैंने धीरे से अपना हाथ चेल्सी की ओर बढ़ाया। वह थोड़ा शर्माई, लेकिन फिर मुझसे हाथ मिलाया। इसके बाद हम कक्षा में पहुंचे। मैंने देखा कि वहां अधिकतर उच्च पदस्थ कुलीन लोग उपस्थित थे। वहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां थे जो अमीर और कुलीन परिवारों से थे, और कुछ राजपरिवार के लोग भी थे जो कुलीन और राजपरिवार के नहीं थे। वे सभी अपनी सीमा में रहते थे। निश्चित रूप से यह समझ में आने वाली बात थी। आमतौर पर आम लोग कुलीन लोगों से बात भी नहीं कर पाते, खासकर शाही परिवार से आए लोगों से। यदि वे कभी अपनी सीमा से बाहर चले गए और किसी कुलीन या राजपरिवार के व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार किया, तो उनके और उनके परिवार के साथ क्या सकता है, ये सोचकर ही उनका चेहरा पीला पड़ जाता था। इस दुनिया में अकेले प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है, सबसे अधिक महत्व है स्थिति का। जितनी ऊंची स्थिति होगी, कुलीनों के पास उतनी ही अधिक शक्ति और प्रभुत्व होगा। कुलीन और राजघराने दोनों ही प्रतिभा की अपेक्षा इन्हें अधिक महत्व देते हैं। सभी रईस अपनी अपनी बातचीत में व्यस्त थे, उन्हें मेरी मौजूदगी का पता ही नहीं चला। हालांकि जब स्कारलेट कक्षा में आई तो सभी रईसों ने उसका अभिवादन किया। महाराज, सुप्रभात। महाराज, वह सबसे सुंदर परी है, वह वास्तव में एक देवी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे महारानी के साथ एक ही कक्षा में पढ़ने का मौका मिला। स्कारलेट की प्रशंसा करते हुए सभी रईस बेचैन हो गए। पुरुष रईस उसे गर्म निगाहों से देखते रहे, जबकि महिला रईस उसे प्रशंसा भरी निगाहों से देखती रहीं। रईसों का ध्यान स्कारलेट पर इतना था कि उन्हें मेरी मौजूदगी का पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि मैं थोड़ा अलग थलग पड़ गया हूँ। चेल्सी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब वह उनकी बातचीत देख रही थी। इक्वल्स, चिंता मत करो, ये हमेशा ऐसा ही होता है। अंतर्वस्तु, चेल्सी बोली। मेरे चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान थी। मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत डालने में कुछ समय लगेगा। अंधेरा। लगभग उसी समय शिक्षक अंततः कक्षा में पहुंचे। एक बार उन्होंने बेचैन रईसों को देखा और चुपचाप आह भरी। इसके बाद शिक्षक ने उपस्थित विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे सभी विद्यार्थी तुरंत रुक गए और शिक्षक की ओर देखने लगे। सेटिंग। सुप्रभात कक्षा, आज हमारे पास एक नया छात्र है। सर हारुतो, क्या आप अपना परिचय देंगे? शिक्षक ने छोटा सा इशारा करते हुए कहा। अनुप्रयोग। ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हारुतो सातो हूँ। आपकी महान उपस्थिति के समक्ष उपस्थित होना मेरे लिए खुशी की बात है। उचित शिष्टाचार दिखाने के लिए मैंने अपना सिर झुकाया और अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं छाती पर रखा। इसके साथ ही छात्र मुझे गौर से देखने लगे और फिर मेरे बारे में गपशप करने लगे। बेशक मुझे पहले से ही ऐसा होने की उम्मीद थी। मैंने कोई आश्चर्य की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसके बजाय मेरे चेहरे पर एक शांत और संयमित भाव था, क्योंकि मैं उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था। वाह, उसका चेहरा कितना प्यारा है। अरे, उसके बाल काले हैं। कानाफूसी, कानाफूसी, कानाफूसी। क्या आपको लगता है कि वह किसी उच्च कुलीन परिवार से है? नहीं, मैंने सुना है कि वह राजकुमारी स्कारलेट के साथ रह रहा है। कोई रिश्तेदार या कोई विदेशी हो सकता है। हाँ, वह कुछ खास नहीं है। हाँ, उसमें कोई भी सुंदरता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पूरे कक्षा में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही थी।
जब वे सभी जिज्ञासा से मुझे घूरते हुए आपस में बात करने लगे तो महिला कुलीनों ने मेरी ओर गहरी दिलचस्पी से देखा, जबकि पुरुष कुलीनों ने ऐसे देखा जैसे वे किसी अजीब जानवर को देख रहे हों। जब मैंने वहां उपस्थित विद्यार्थियों का अवलोकन करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि सभी राजपरिवार के लोग अगली पंक्ति की सीट पर बैठे थे, जबकि कुलीन लोग दूसरी पंक्ति की सीट पर बैठे थे। सभी आम लोग कुलीन लोगों के पीछे तीसरी पंक्ति में बैठे थे। अधिकांश उच्च पदस्थ कुलीन लोग राजपरिवार के लोगों के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वह इसकी अनुमति दें। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। हारुतो, मैं तुम्हारा होम रूम टीचर बनूंगा, तुम मुझे मिस्टर एल्बर्ट कह सकते हो। श्री एल्बर्ट ने गहरी सांस ली और फिर हालात नियंत्रण से बाहर होने से पहले ही छात्रों को रोक दिया। ठीक है, मैं समझ गया। उद्धरण चिन्ह, आप जहां चाहे बैठ सकते हैं, लेकिन मैं फ्रंट डेस्क की सलाह दूंगा क्योंकि आप भावी शाही परिवार के साथ हैं। उद्धरण चिन्ह, सही। मैं घबराते हुए अपने पास वाले सबसे नजदीकी डेस्क की ओर चला गया। डेस्क एक खुली खिड़की के पास थी जहां से आप स्कूल के मैदान का दृश्य देख सकते थे। तभी मैंने देखा कि दो परिचित चेहरे मुझे घूर रहे थे। वे स्कारलेट और चेल्सी थे जो आगे की सीट पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। वे दोनों हाथ हिलाते हुए मुस्कुराईं तो मैंने भी उनका अभिवादन किया। फिर मैं सामने की डेस्क पर बैठ गया और खिड़की से दृश्य को देखते हुए हल्की हवा और गर्म धूप का आनंद ले रहा था। मैंने पहले कभी काले बाल नहीं देखे थे। अचानक मुझे अपने बगल से एक आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने अपनी दृष्टि उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मैंने एक लड़की को देखा जिसके बाल हल्के बैंगनी और आंखें गहरे बैंगनी रंग की थीं। उसने एक छोटा गोल चश्मा भी पहना हुआ था। सच कहूँ तो वह वास्तव में बहुत प्यारी थी। हाँ, मैं कहीं दूर से आया हूँ, मैंने अजीब ढंग से कहा। अच्छा, मैं सोफिया मिलर हूँ, मिलर शाही परिवार की सबसे बड़ी बेटी। अपना परिचय देते हुए वह मेरी ओर मुस्कुराई। ऐसी स्थिति में वह एक राजकुमारी है, मुझे खुद को शर्मिंदा करने के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने सोचा, महाराज, आपसे मिलकर खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह, मैंने विनम्रता से कहा। फिर शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी, हालांकि वह ऐसी भाषा नहीं थी जिसे मैं समझ सकता था। मैंने उस अपरिचित भाषा को सुनकर अपना सिर हिलाया और अपना चेहरा थोड़ा सा सिकोड़ लिया। ये किस प्रकार की भाषा है? यह ऐसी भाषा नहीं लगती जिसे जानता हूँ, मैंने सोचा। शिक्षक फिर जादू और इसकी अवधारणा के बारे में समझाना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि जादूगरों को जादुई शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए मन की आवश्यकता होती है, जबकि हर कोई मन के साथ पैदा होता है। हर कोई जादू का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है। एक औसत व्यक्ति को उन्नत जादू का उपयोग करना सीखने में कई साल लगेंगे। हालांकि इस नियम के अपवाद हैं। कोई पर्याप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति उपयोगकर्ता के अपने कौशल के आधार पर उच्च स्तर के जादू का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। कुलीन और राजघरानों के पास बहुत अधिक मन होता है, जबकि आम लोगों के पास कमजोर मन होता है। ज्यादातर लोग जादू का उपयोग करने के तरीके के रूप में मन क्रिस्टल का उपयोग करते हैं, जो एक प्रकार की कलाकृति है। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि मैं उन्नत जादू का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा और मेरे चेहरे पर बहुत निराशा के भाव थे। मैंने सोचा कि शायद मैं घर लौटने के लिए उन्नत जादू का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन अगर आम लोगों का मन कमजोर है तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, इसमें हमेशा अपवाद होता है। कभी कभी आम लोग मजबूत मानस के साथ पैदा होते हैं, लेकिन यह वास्तव में दुर्लभ है। जादू के उपयोगकर्ता जादू का उपयोग करने के लिए मन के माध्यम से दुनिया के कानूनों में हेरफेर करने में सक्षम है। इस दुनिया के लोग इसे देवताओं के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। अगर किसी का मन कमजोर है तो जिस किसी के पास अधिक है वह स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को बहिष्कृत के रूप में देखेगा। यही कारण है कि कुलीन और राजघराने आम लोगों को उनसे कमतर मानते हुए उन्हें नीची नज़र से देखते थे। अन्य जातियों में भी मन होता है, जैसे पशु मानव और अर्धमानव। उनके पास औसत मानव की तुलना में बहुत अधिक जादुई शक्ति होती है, जबकि राक्षस के पास भी मन होता है। हालांकि राक्षस जादू का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि जादू के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। राक्षस उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होते हैं, वे अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। छात्रों में से एक ने अपना हाथ उठाया और मिस्टर एल्बर्ट ने उसे बोलने की अनुमति दी। एल्व्स के बारे में क्या? मैंने उनके सर्वशक्तिमान जादूगरों के बारे में सुना है। आह, यह एक अच्छा सवाल है। हम मनुष्यों के विपरीत कल्पित बौनों को मन से प्यार किया जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन मुझे लगता है कि कल्पित बौने भी रईसों और राजघरानों की तरह प्रचुर मात्रा में मान से धन्य हैं। ठीक है कक्षा, आज आप में से प्रत्येक इस पत्थर को छूने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर शिक्षक अपनी जेब से एक नीला क्रिस्टल निकालते हैं।
वह क्रिस्टल बहुत सुंदर नीले रंग का था और बहुत चमकदार था। सभी छात्र उत्सुकता से क्रिस्टल को देखने लगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह क्या है? अपना हाथ ऊपर उठाते समय स्कारलेट के चेहरे पर बहुत ही उत्सुकता भरा भाव था। यह एक जादुई क्रिस्टल है। इसमें किसी व्यक्ति की जादुई शक्ति को मापने की शक्ति है। सभी छात्र बहुत उत्सुक दिख रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीखने में बहुत समय लगेगा। वास्तव में ठीक रह पाऊंगा। यदि मेरा मान औसत है तो मुझे जादू। स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद हम सभी प्रशिक्षण मैदान में गए। अब हम प्रकृति से घिरे एक मैदान में थे। आप पेड़ों के बीच से बहती हल्की हवा को महसूस कर सकते थे। सूरज बहुत गर्म नहीं था। आसमान में बहुत बादल थे। प्रत्येक छात्र जादू के पाठ के बारे में बहुत उत्साहित दिख रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि मैं जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं राजसी या कुलीन नहीं हूँ। शायद मैं जादू का इस्तेमाल न कर पाऊँ। मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, इसलिए शायद मेरे पास में न हो। मैं अपने पहले दिन हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। ये फिर से मिडिल स्कूल जैसा होगा। तो फिर जय, क्या तुम पहले जाओगे? जी श्रीमान। इसके बाद जय जादुई क्रिस्टल पर हाथ रखता है और पत्थर हल्का सा चमकने लगता है। परिणाम 600% आता है, जो वास्तव में बहुत अधिक है। इससे अध्यापकगण आश्चर्यचकित हो गए। छात्र भी उसकी जादुई शक्ति से आश्चर्यचकित हो गए। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। ठीक है, अब अगला नाम पैट्रिक का है। पैट्रिक फिर पत्थर पर अपना हाथ रखता है और वह हल्का सा चमकता है। पैट्रिक के पास 505% मान है। उसकी शक्ति देखकर शिक्षक के चेहरे पर बहुत संतुष्टि दिखी। महारानी राजकुमारी सोफिया आपकी अगली। सोफिया ने पत्थर पर हाथ रखा और फिर वह थोड़ा चमक उठा। उसके पास जो मात्रा थी वह 700% थी, जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। हाँ, वह वास्तव में प्रभावशाली है। उद्धरण चिन्ह। मैंने ऐसी बातचीत सुनी। मुझे पता है कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन क्या वह वास्तव में इतनी प्रभावशाली है? मैंने मन ही मन सोचा। सोफिया की जादुई ऊंचाई सबसे अधिक थी, फिर भी शिक्षक उसकी शक्तियों से बहुत प्रभावित थे। फिर उसने मुझे देखकर आंख मारी, जिससे मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ठीक है सर सातोशी, अब आपकी बारी है। उद्धरण चिन्ह। सातोशी ने पत्थर पर अपना हाथ रखा। पत्थर फिर थोड़ा चमक उठा। उसके पास मन की मात्रा 200% थी। लेडी चेल्सी आपकी अगली। चेल्सी ने अपने हाथ पत्थर पर रखे। पत्थर हल्का सा चमक उठा। उसके पास 750% मान था। एक और उच्च संख्या। सभी शिक्षक और छात्र उसके पास मौजूद मन की मात्रा से बहुत प्रभावित थे। जल्द ही मेरी बारी होगी। मैं थोड़ा पसीना बहा रहा था, थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ। महारानी राजकुमारी स्कारलेट, अब आपकी बारी है। स्कारलेट ने पत्थर को छुआ। पत्थर हल्का सा चमक उठा। उसके पास 900% मैना थी, जो कि सबसे अधिक था। हर कोई वास्तव में इतना आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था, जैसे कि यह केवल स्वाभाविक था। हालांकि पुरुष रईसों ने स्कारलेट को गर्म अभिव्यक्ति के साथ देखा। अब जाने की मेरी बारी थी। ठीक है तो सर हारुतो, अब आप अगले हैं। मैं धीरे धीरे पत्थर की ओर चला। मुझे सचमुच बहुत पसीना आ रहा था। स्कारलेट के चेहरे पर कुछ घबराहट थी, क्योंकि वह जानती थी कि मैं कुलीन परिवार से नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए अपने हाथ हिलाए, इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली और फिर मैंने धीरे से पत्थर को छुआ। पत्थर तुरंत ही चमकीले नीले रंग में चमकने लगा। यह इतना चमकीला था कि कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल सका। मेरे पास 100,000 मन की मात्रा है, जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कभी इतनी बड़ी संख्या नहीं देखी थी। वास्तव में उच्चतम श्रेणी के कुलीन भी पत्थर से पहले इतनी ऊंची संख्या तक नहीं पहुंचे थे। क्रैंक। तुरंत ही कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है कि यह इतना अधिक मैना नहीं संभाल सकता। सभी लोग अचंभित भाव से मेरी ओर देखने लगे। रुको, 100,000, क्या ये भी संभव है? हाँ, बेशक। मैं भी आश्चर्यचकित था कि मुझे समझ में नहीं आया कि पहले स्थान पर मेरे पास इतना अधिक मन क्यों था। मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतनी शक्ति क्यों दी गई? शायद जादुई क्रिस्टल में किसी तरह की खराबी आ गई है। श्री अल्बर्ट ने गंभीर भाव से मन ही मन सोचा। यह विद्यालय वर्षों से यहाँ है, और इससे पहले कभी किसी के पास इतना अधिक मन नहीं था, न ही कभी बाहर या यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी किसी के पास इतना अधिक मन था। केवल वे ही लोग जिन्हें इतनी शक्ति के साथ देखा गया है वे किंवदंतियों के नायक हैं, और 300 साल पहले महान युद्ध के बाद से उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा है। इस लड़के के पास उन नायकों के समान मन होना संभव नहीं होना चाहिए। मिस्टर अल्बर्ट के चेहरे पर उलझन भरा भाव था।
जब वह मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे लगता है कि 100,000 मूल्य का मान होना सामान्य बात नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था। हारुतो, मैं जानता था कि तुम मजबूत हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत हो। नहीं मैं। वाह, आप सचमुच अद्भुत हैं सर हारुतो, मुझे यकीन है कि आप स्कूल में सबसे मजबूत छात्र हो सकते हैं। स्कारलेट और चेल्सी दोनों ने मुझे आश्चर्य से देखा, वे दोनों मेरी प्रशंसा करते रहे, जबकि अन्य कुलीन पुरुष मुझे ठंडी निगाहों से घूरते रहे। महिला कुलीन सभी प्रशंसा भाव से मुझे घूरती रहीं। मैं घबरा कर हंसता हूँ, सच कहूँ तो मुझे वर्तमान माहौल पसंद नहीं है। मन की मात्रा मापने के बाद हमने ये देखने का प्रयास किया कि हमारे पास किस प्रकार का जादुई तत्व है। अब जब आप जानते हैं कि आपके पास कितना मन है, तो ये समय है कि आप में से प्रत्येक को ये देखना चाहिए कि आपका जादुई तत्व क्या है। सभी छात्र एक सर्कल में इकट्ठे हुए, हर कोई ये देखने के लिए उत्साहित था कि उनके पास किस तरह का तत्व है। मैं खुद भी काफी उत्साहित था। जब मैंने पहली बार स्कारलेट को बचाने की कोशिश की थी, तब मुझे जादू का थोड़ा अनुभव हुआ था। हम मिले थे, हालांकि उस समय मैं एक निराशाजनक स्थिति में था, इसलिए मैंने यह अनजाने में किया था, इसलिए मुझे वास्तव में ये स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन अब मुझे एक बार फिर इसे अनुभव करने का मौका मिला है। अपने शरीर में मन को एकाग्र करें और फिर अपनी आंखें बंद करें, तब आप अपने मन में एक निश्चित रंग देखेंगे। यदि रंग हरा है तो आपके पास हवा है, यदि आप लाल देखते हैं तो आपके पास आग है, यदि आप नीला देखते हैं तो आपके पास पानी है, यदि आप भूरा देखते हैं तो आपके पास पृथ्वी है, यदि आप सफ़ेद देखते हैं तो आपके पास प्रकाश है, यदि आप काला देखते हैं तो आपके पास अंधेरा है। हर कोई श्री अल्बर्ट की बात ध्यान से सुनता है। वे सभी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक दिखते हैं कि उनका तत्व क्या है। हालांकि मेरा मानना है कि मेरा तत्व वायु है, क्योंकि मैं पहले भी वायु को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसके साथ ही सभी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में मन को केंद्रित किया। फिर मुझे कुछ बहुत गर्म सा महसूस होने लगा। मेरे चारों ओर रोशनियां घूमने लगी। वे सभी अलग अलग रंगों की थीं, हरा, लाल, नीला, भूरा, सफ़ेद, काला और एक अतिरिक्त रंग जो सुनहरे रंग का लग रहा था और नीले रंग के साथ मिश्रित था। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास हर एक तत्व मौजूद है? मैंने नहीं सोचा था कि यह संभव है। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे बुलाया गया था। मेरे पास इतना अधिक मन क्यों है, और मुझे हर तत्व द्वारा क्यों चुना गया था? मेरे मन में अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभरने लगे। ठीक है, मुझे अपना तत्व बताओ। मुझे हवा लग गई, मुझे पृथ्वी मिल गई, मेरे पास पानी है, मुझे रोशनी मिल गई, मुझे आग लग गई, उद्धरण चिन्ह, मुझे अंधेरा हो गया। सभी ने अपने अपने तत्व बताए, कुछ दूसरों के साथ संगत लगते हैं। और हारुतो, तुम्हारा तत्व क्या है? ऐसा लगता है कि मुझे वे सभी मिल गए हैं, मैंने शांत स्वर में कहा। क्या? सभी लोग और भी अधिक अचंभित भाव से मेरी ओर देखने लगे। मैं अपने चेहरे पर परेशानी के भाव के साथ केवल मुस्कुरा सकता था। हाँ, तो ऐसा लगता है कि मैं हर एक तत्व के साथ संगत हूँ, जो मेरे लिए भी थोड़ा ज्यादा लगता है। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास 100,000 मन क्षमता है और अब आपके पास हर एक तत्व है। ये वास्तव में सामान्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अल्बर्ट का चेहरा अत्यंत गंभीर था। वह गहरी सोच में डूबे हुए थे, जबकि अन्य महानुभाव मेरी ओर गहराई से देख रहे थे। मैंने अजीब तरह से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। किसी के पास एक से अधिक तत्व होना पहले से ही अत्यंत दुर्लभ था। 2 या 3 तत्व वाले लोगों को विशेष माना जाता है। हालांकि हर तत्व वाले लोगों की संख्या इतनी कम है कि आप इसे अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। बस जब तुमने सोचा कि वह और अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। हाँ, ये सचमुच अजीब है। स्कारलेट और चेल्सी दोनों विस्मय से मेरी ओर देखने लगी। तारांकन, तारांकन, तारांकन। हम सभी को पता चल गया कि कौन से तत्व हैं। हमने थोड़ा दोपहर का भोजन करने का फैसला किया। मैं ऑमलेट चावल खा रहा हूँ जो नौकरों ने आज सुबह मेरे लिए बनाया था। मैं वर्तमान में स्कूल के मैदान में एक बड़े पेड़ के कोने में बैठा हूँ। आसपास बहुत सारे लोग नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ रहने का फैसला किया जहाँ यह अच्छा और शांत है। हारुति, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। क्या आप बुरा मानेंगे यदि मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं? अचानक मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब मैंने अपनी दृष्टि उस आवाज की ओर घुमाई, तो मैंने देखा कि सोफिया एक लंच बॉक्स पकड़े हुए थी। जरूर आगे बढ़ो, मैंने उससे कहा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी राजकुमारी को मना कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। धन्यवाद। हम दोनों ने 10 मिनट तक साथ खाना खाया।
अब आप सुन सकते थे कि दूसरे कई छात्र आपस में बात कर रहे थे। कुछ कुलीन लड़के महिला कुलीन के सामने अपने बारे में शेखी बघार रहे थे और पक्षियों के गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। हल्की हवा बहुत ठंडी थी क्योंकि सूरज की रोशनी पेड़ की पत्तियों के बीच से चमक रही थी। अच्छा, तुम्हें ऑमलेट राइस बहुत पसंद है न? क्या यह अच्छा है? सोफिया ने मेरी ओर घूरते हुए कहा। हाँ, यह है। मैं अपना आनंद नहीं छिपा सका। ये सचमुच बहुत अच्छा भोजन है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आमतौर पर घर पर हमेशा खाता हूँ, इसलिए अब इसे खाना वास्तव में बहुत अच्छा है। तो हारुतो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इतनी शक्ति क्यों प्राप्त है? मेरा मतलब है कि हर दिन कोई व्यक्ति सभी तत्वों द्वारा नहीं चुना जाता है। उसने उत्सुक चेहरे से कहा। खैर, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि किसी के दृष्टिकोण से इतनी शक्ति होना असामान्य बात है। मुझे अभी भी इस शक्ति की सीमाओं का पता नहीं है, या यदि इसकी कोई सीमा है तो मुझे लगता है कि मुझे बाद में इसका परीक्षण करना होगा। मैंने मन ही मन सोचा, तो किसी व्यक्ति का मन का उच्चतम स्तर क्या है? मैं सचमुच नहीं जानता था कि उसके प्रश्न का उत्तर कैसे दूं, इसलिए मैंने विषय बदलने की कोशिश की। खैर, ये वतनबे राज्य का सबसे शक्तिशाली जादूगर युम होगा। वह 5 साल पहले इस राज्य का शीर्ष जादूगर बन गया था। वह सहज लहजे में जवाब देती है, हालांकि विषय के अचानक परिवर्तन से वह अचंभित थी। ओह, मैंने पहले कभी इस युमू के बारे में नहीं सुना था, लेकिन मुझे लगता है कि वह राज्य में सबसे शक्तिशाली जादूगर कहलाने के लिए वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वह बिल्कुल आपके जैसा है। वह भी सभी तत्वों द्वारा चुना गया है और उसकी मन क्षमता 1000 है। उसने चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ समझाया। उसके पास 1000 की क्षमता है और उसके पास मेरे जैसे सभी तत्व हैं। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि उसे राज्य में सबसे मजबूत क्यों कहा जाता है। मैंने मन ही मन सोचा, अब तक उसके पास सबसे अधिक मात्रा में मैना था। उसे जादू टोने का वरदान भी प्राप्त था, जिससे वह जादू में और अधिक कुशल हो गया। ये वास्तव में एक शक्तिशाली वरदान है। उद्धरण चिन्ह। सोफिया ने बहुत हल्के स्वर में बताया, हालांकि उसके स्वर के बावजूद उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। वह काफी जानकार लगती है। हालांकि वह अपनी उत्तेजना छिपाने की कोशिश कर रही है, उसकी आंखें चमक रही हैं। सोफिया को उत्साह से भरते देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। उपहार। हालांकि मैं अपना सिर झुकाता हूं क्योंकि मैं उपहार शब्द से थोड़ा भ्रमित था, क्योंकि मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना था। मुझे यकीन है कि वह किसी को उपहार देने की बात नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता था कि इसके लिए कोई और शब्द भी है। उपहार एक विशेष शक्ति है जो आपको जन्म से ही प्राप्त होती है। मुझे लगता है कि आप इसे दुनिया का आशीर्वाद भी कह सकते हैं। हालांकि हर किसी को ये उपहार नहीं मिलते। यह आपके परिवार में मिलने वाला उपहार हो सकता है, या कुछ जानवरों या राक्षसों के साथ जन्म से मिलने वाला उपहार सकता है, या किसी व्यक्ति के पास मौजूद उपहार हो सकता है। हालांकि किसी के पास ये उपहार होना वाकई दुर्लभ है। मैं समझता हूँ कि यह इसी तरह काम करता है। कुछ कुलीन परिवार एक ही उपहार साझा कर सकते हैं और इसे अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। तो क्या आपके पास कोई है? मैं उत्साहित स्वर में पूछता हूँ। दुर्भाग्यवश मुझे नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी व्यक्ति में ये रोग होना बहुत दुर्लभ है। उसने निराश भाव से उत्तर दिया। ओह, मुझे इसके लिए खेद है। उसके बदले हुए चेहरे को देखकर मैंने क्षमा मांगते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने विषय बदलने के लिए थकावट भरी आह भरी। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम कक्षा वापस लौटें? जब हमने वापस जाने का निर्णय लिया तो जल्द ही हमें स्कूल की घंटी सुनाई दी, जो भोजन समय समाप्त होने का संकेत दे रही थी। सभी कुलीन और राज परिवार के लोग स्कूल के मैदान में एकत्रित हुए हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ जादू मंत्र का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण अभ्यास में सभी से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। बेशक मैं भी बहुत उत्साहित थी, लेकिन मैं इसे ज्यादा नहीं करना चाहती थी और खुद पर अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता है कि सुरक्षा के लिए अभी हवा की विशेषता के साथ बने रहना सबसे अच्छा है। मैंने मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है कि तुम सब अपना अपना जादू चलाओ। सभी छात्रों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। अब शुरू करते हैं। हवा के झोंके की माँ। मेरा लक्ष्य हवा का झोंका है। जय की हथेली के चारों ओर एक जादुई घेरा बन गया। अचानक उसके हाथ की हथेली से हवा का एक बड़ा झोंका निकला। हवा का झोंका हवा में उड़ गया और धूल का एक बादल उठ गया। सभी रईसों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सभी महिला रईस उसे आश्चर्य से देख रही थी। जय फिर संतुष्ट होकर मुस्कुराया। तो अब अगला कौन है? दूसरा छात्र फिर मैदान पर आया।
वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे मैदान के सामने की ओर बढ़ रहा था। वह चुपचाप कांप रहा था। उसके छोटे हल्के सुनहरे बाल और हरी आंखें थीं। सच कहूं तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। मैंने उसे तब नोटिस किया था जब मैंने पहली बार कक्षा में अपना परिचय दिया था। अगर मुझे सही से याद है तो उसका नाम ट्रेसी बेकेट था और वह ड्यूक घराने का सबसे बड़ा बेटा है, जो इस देश में शाही परिवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी शक्ति रखता है। मैं कह सकता हूं कि उसका व्यक्तित्व डरपोक था। हालांकि वह एक बुरा व्यक्ति नहीं लगता था। मैंने उम्मीद की थी कि वह एक बिगड़ैल और घमंडी व्यक्ति होगा क्योंकि वह एक ड्यूक का बेटा था। मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि आपको किसी पुस्तक का उसके कवर से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मुझे उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। अब सर ट्रेसी, आप अगले हैं। हाँ सर, उद्धरण चिन्ह, उसने घबराते हुए कहा। ट्रेसी फिर अपने शरीर में मन को केंद्रित करना शुरू करता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, फिर वह अपना मंत्र जपना शुरू करता है। ओरी लाउडिस, उद्धरण चिन्ह। ट्रेसी के हाथों पर एक जादुई चक्र बनता है क्योंकि उसका पूरा शरीर एक हल्की रोशनी से ढक जाता है। वह जो जादुई मंत्र प्रयोग करता है वह एक प्रकाश मंत्र है जिसका प्रयोग उपयोगकर्ता के भौतिक शरीर को मंत्रमुग्ध करने तथा उसके शरीर को अधिक टिकाऊ और अधिक मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ये वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी मंत्र है। मुझे अवसर मिलने पर इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, मैंने मन ही मन सोचा। इसके बाद ट्रेसी ने अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारने का इशारा किया। हालांकि वह खाली हवा में मुक्का मारता है, लेकिन इससे उत्पन्न शॉकवेव से एक विशाल धूल का बादल बन गया। उसकी शारीरिक शक्ति सामान्य से 10 गुना अधिक थी। उसकी जादुई शारीरिक शक्ति से प्रभावित होने पर किसी की भी कम से कम कुछ हड्डियां टूट जाती थीं। बेशक हर कोई उसकी मनस्थिति पर उसके नियंत्रण से बहुत प्रभावित था। सभी महानुभावों के चेहरे पर एक प्रभावशाली भाव था। वाह, यह अद्भुत था। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता हारुतो? स्कारलेट ने जीवंत स्वर में पूछा। हाँ, ये प्रभावशाली था। उद्धरण चिन्ह, मैंने बलपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उस मंत्र का प्रयोग तब करना होगा जब मैं अकेले अभ्यास करूंगा, मैंने मन ही मन सोचा। अगली महिला चेल्सी हैं। इसके बाद चेल्सी आत्मविश्वास के साथ मैदान के सामने आती है। जी श्रीमान। फिर वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मंत्र पढ़ती है। पानी की माँ मेरे लक्ष्य सुगंध घंटी चंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर चेल्सी के हाथ के चारों ओर एक जादुई घेरा बन जाता है। उसके हाथों में फिर एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। यह एक निम्न स्तरीय उपचार मंत्र था जो बाहरी चोटों को ठीक करने में सक्षम था, लेकिन आंतरिक घावों पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। चेल्सी हमारे स्कूल में पानी के जादू की एक प्रतिभाशाली उपयोगकर्ता थी। उसके कुलीन परिवार को पानी के जादू में सबसे अच्छा माना जाता है। मैंने ये भी सुना कि वह शीर्ष छात्रों में से एक थी। बेशक पुरुष कुलीन उसे घूरते थे जैसे कि वे किसी सम्मोहन में। फिर वह स्कारलेट के बगल में अपनी मूल स्थिति में वापस जाने से पहले शालीनता से झुकी। अब महारानी राजकुमारी सोफिया, आपकी अगली बारी है। उद्धरण चिन्ह, समझा। इसके बाद सोफिया मैदान के सामने गई और अपनी हथेली आगे बढ़ाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चमकता हुआ जॉलेंट, अचानक खुली हवा में 20 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल 2 परत वाला जादुई घेरा बन जाता है। लगभग 40 या 50 प्रकाश के भाले अविश्वसनीय गति से आसमान से गिरने लगते हैं। जमीन को झुलसाते हुए जली हुई जमीन पर धुआं दिखाई देने लगता है जहां वे गिरते हैं। ये स्पष्ट था कि इससे मारा गया कोई भी व्यक्ति बहुत घायल हो जाएगा। यह एक उच्च स्तरीय जादू था जो एक ही समय में दर्जनों लोगों को आसानी से अभिभूत कर सकता है। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव प्रभावित हुआ कि उसने इतनी आसानी से ऐसा किया कि मैं समझ सकता हूं कि लोग उसे विलक्षण क्यों कहते हैं। हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। कुछ लोग तो उसका जादू देखकर अवाक रह गए, जबकि अन्य लोगों के चेहरे पर भय का भाव था। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस तरह के हमले से बच सकता हूँ। बस कल्पना करें कि इससे मुझे झटका लगा। आखिरकार अगर जादूगर के पास आवश्यक मात्रा में मैना है तो आकाश से सैकड़ों रोशनी को बुलाना संभव था, यहाँ तक कि उनमें से हजारों को बुलाना भी संभव है। प्रकाश ऐसी गति तक पहुँच सकता है जिसे कोई भी इंसान टाल नहीं सकता है। अगर उपयोगकर्ता पर्याप्त रूप से कुशल है तो किसी व्यक्ति को उस मंत्र का पूरी क्षमता से कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब अगला है आप महारानी राजकुमारी स्कारलेट, आपकी अगली। हाँ, इसके बाद स्कारलेट शान से सामने के मैदान की ओर चली गई और फिर अपने हाथ आगे बढ़ाए और चुपचाप अपना मंत्र जपना शुरू कर दिया। अग्नि की माँ मुझे सभी खतरों से बचाती है।
अचानक स्कारलेट के पैरों के नीचे एक विशाल एक परत वाला जादुई चक्र बन गया, जो उसके चारों ओर एक चक्र में फैल गया और उसके चारों ओर ज्वाला की एक दीवार बना दी। यह एक रक्षात्मक मंत्र था जो अपने कर्ता को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता था। बेशक हर कोई अपने राज्य की राजकुमारी से प्रभावित था। मैं भी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा था कि स्कारलेट जादू में अच्छी नहीं थी। जब उस पर उन ठगों द्वारा हमला किया जा रहा था, वह पूरी तरह से असहाय थी, इसलिए मैं अपना आश्चर्य नहीं छिपा सका। हालांकि मुझे लगता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुद्दा पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने सोचा, अब सर हारुतो, आप अगले हैं। अपना नाम पुकारे जाने पर मैं धीरे धीरे आगे के मैदान की ओर चला जाता हूँ। मुझे आशा है कि मिस्टर प्रिंटी बॉय की टांगें टूट जाएंगी। हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसके पास 100,000 मैना है। वह शायद सोचता है कि वह हमसे बेहतर है। मुझे यकीन है कि यह महज संयोग था और शायद तत्वों को उसके लिए बुरा लगा। क्या तुम लड़के कृपया शांत हो जाओगे? सोफिया ने ठंडे स्वर में कहा और रईसों को घूरने लगी। वे सभी उसकी उपस्थिति से कांप उठे। वे सभी निम्न श्रेणी के रईस थे। उनका दर्जा इतना ऊंचा नहीं था कि वे राजघराने में जन्मे किसी व्यक्ति से बात कर सकें। रईसों ने फिर अपनी बात बंद कर दी और अपनी निगाहें सामने के मैदान की ओर घुमाई, जहां मैं अभी जा रहा था। कुछ समय पहले से ही पुरुष कुलीन लोग मेरे बारे में बुरा भला कह रहे थे। जब उन्होंने मेरे अंदर बहुत ज्यादा मैना पाया और पाया कि मेरे पास सभी तत्व हैं, तो मैंने महसूस किया कि कुलीन लोग, खासकर महिलाएं, मेरी पीठ पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मूड बहुत अजीब था। बेशक मैंने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। फिर मैंने अपनी हथेली आगे की और अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा की माँ, मेरे लक्ष्य को काट डालो, वायुकट। उद्धरण चिन्ह। मेरी हथेली के सामने एक 2 परत वाला जादुई घेरा बन गया। अचानक हवा का एक शक्तिशाली झोंका मेरी हथेली से ब्लेड का रूप ले लिया। ब्लेड की हवा फिर सीधे एक विशाल पेड़ की ओर चली गई, जिसे उसने एक पल में आधे में काट दिया। यह उस मंत्र का उपयोग करने का मेरा पहला अवसर था। यह एक उच्च स्तरीय हमला था। हालांकि यह मेरे द्वारा पहले डाले गए तूफानी मंत्र से थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी यह काफी नुकसान कर सकता था। मेरा शरीर शक्तिशाली बल से थोड़ा पीछे उड़ गया। सभी लोग आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगे। फिर मैंने भी झुककर अपनी मूल स्थिति में लौट आया। मैंने काफी हद तक खुद को रोक लिया। अब मैं यह नहीं चाहती कि किसी का अवांछित ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। अब मुझे आपकी ताकत का स्पष्ट अंदाजा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी आगे से बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ सर, छात्रों ने एक स्वर में कहा। फिर हमने अपने मंत्र का अभ्यास करना शुरू किया, जब तक कि मैंने बाथरूम की ओर जाने का फैसला नहीं कर लिया। माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है, मैंने जाते हुए कहा। ठीक है, जल्दी वापस आओ। जब मैं बाथरूम की ओर जा रहा था, तो मैंने एक बार फिर देखा कि यह स्कूल कितना बड़ा है। मैं इस समय थोड़े संकरे गलियारे से चल रहा था। मैंने इस स्कूल के बारे में जानने की पूरी कोशिश की। गलियारे को देखते हुए मैंने अपना सिर थोड़ा घुमाया। गलियारे की दीवारें बेहद साफ थीं। दीवारों पर कहीं भी कोई रेखाचित्र या निशान नहीं था। दीवारों से लेकर छत तक सब कुछ पूरी तरह से साफ था। मेरे हाई स्कूल की दीवारें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थीं, जो पूरी तरह से अव्यवस्थित थीं। मैं अपने पुराने स्कूल को याद करके व्यंगपूर्वक मुस्कुराता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं। इस पर विचार करते हुए मैं वास्तव में कभी भी घर का रास्ता नहीं खोज पाऊंगा। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। निश्चित रूप से दुनिया को पार करने के लिए कुछ तरीका होना चाहिए। कम से कम इस दुनिया में दुनिया के बीच पार करने का एक अनुष्ठान है, इसलिए अभी भी एक छोटा सा मौका है। हालांकि यह पतला है। मुझे सकारात्मक सोचना होगा। धमाका। मैं विचारों में खोया हुआ था, तभी मेरी मुलाकात अनजाने में एक रईस से हो गई। अच्छा, अगर वह नया ट्रांसफर स्टूडेंट न हो, उसने चेहरे पर हल्की सी उदासी लाते हुए कहा। वह लंबा कद और छोटे नीले बाल वाला था तथा उसकी आंखें अंबर रंग की थीं। ओह, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं यह नहीं देख रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि इससे ये तथ्य बदल जाएगा कि तुम मुझसे टकराए थे? उसने मुझे शत्रुता से देखा। एक बार फिर मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। आप युवा से हूँ। अगर तुम मुझसे माफी चाहते हो तो घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। मैं एक उच्च परिवार, उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, के बल बैठ जाओ। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या मैंने अभी माफी नहीं मांगी है? मुझे नहीं समझ आता कि मुझे इस तरह घुटनों की किसी बात के लिए क्यों झुकना चाहिए।
मैंने एक बार फिर उस महानुभाव को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। क्षमा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी छोटी सी समस्या के लिए घुटने टेकने चाहिए। मैंने घबराहट में पसीना बहाते हुए कहा। तुमने अभी क्या कहा? तुच्छ, क्या तुम मेरे कुलीन परिवार के दुश्मन बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे घुटनों पर बैठना चाहिए। मैंने माफ़ी मांगी थी, है न? इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस बात को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या? फिर वह अपनी मुट्ठी बंद करके सीधे मेरी ओर दौड़ा और मेरे पेट पर निशाना साधते हुए पूरी ताकत से मुक्का मारा। हालांकि मैं तुरंत जमीन पर लौटकर उसके रास्ते से हट गया। उसकी मुट्ठी खाली हवा पर मुक्का मारती है। फिर उसने मुझे पूरी दुश्मनी से घूरते हुए कहा, मेरे घूंसे से बचने में तुम्हें बहुत घबराहट हो रही है। अग्नि की मां मेरे लक्ष्य को भस्म कर देती है। उग्र तूफान। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद 3 परत वाला जादुई चक्र बनाया गया। अचानक आग की लपटों का एक भंवर सीधे मेरी ओर आया। गर्मी इतनी तीव्र थी कि पसीने की एक बूंद भी महसूस नहीं हो रही थी। चारों ओर से आग की लपटों से घिरे होने के कारण मेरा दिमाग खाली हो गया था। मैं उसके जादू पर प्रतिक्रिया करने में बहुत धीमा था। मैं अभी भी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा गलियारा इतना संकरा था कि मैं हिल नहीं सकता था। मैं भाग सकता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि मैं समय पर वहां पहुंच पाऊं। मैं पूरी तरह से झुलसती हुई गर्म लपटों में जल गया था। क्या हुआ बेटा? पहले जो हिम्मत तुम्हारे पास थी, वह सब क्या हो गई? उसने पूछा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब आग की लपटें शांत हो गईं, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर हवा के भावर में फंस गया था, जिसने मुझे आग की लपटों से पूरी तरह से बचा लिया। क्या अगम्य! मैंने कोई जादुई घेरा नहीं देखा। नहीं, मैंने तुम्हें कोई मंत्र पढ़ते सुना। अगर तुमने कोई मंत्र पढ़ा भी तो भी मेरे मंत्र के प्रभाव से पहले तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वह वहां खड़े खड़े उलझन भरे चेहरे के साथ बोला। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। ये दूसरी बार है जब हवा ने खुद ही मेरी रक्षा करने का फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह। यदि हवा ने मुझे नहीं बचाया होता तो मुझे यकीन है कि मेरा शरीर जलकर राख हो जाता। यह एहसास होते ही मेरे पसीने छूट गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक आम आदमी के रूप में मैं किसी कुलीन व्यक्ति पर हमला किए बिना कोई गंभीर परिणाम नहीं भुगत सकता। मैंने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ सोचा। मुझे इस विपत्ति से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। युवा ने मुझे केवल क्रोध से घूरते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर उसके चारों ओर इकट्ठा होना शुरू कर दिया, मानो वह अपने क्रोध की पूरी सीमा दिखाना चाहता हो। अरे बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? मैं तुम्हें राख के ढेर में बदल दूंगा। मेरे साथ मत खिलवाड़ करना। मैं उसके माथे पर उभरी हुई नसों को देख सकता था जब वह चिल्ला रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने उसे अपमानित करने के लिए कुछ किया था, या ये हो सकता है कि मैंने उसके गौरव को ठेस पहुंचाई। किसी भी हालत में स्थिति अच्छी नहीं दिखती। अगर यह जारी रहा तो मुझे वापस लड़ना होगा। हालांकि पर्याप्त। पूरे गलियारे में एक ऊंची स्त्री आवाज सुनाई दे रही थी। हम दोनों ने अपनी दृष्टि उस आवाज की ओर घुमाई और देखा कि एक सुंदर लड़की और उसके बगल में एक सुंदर युवक खड़ा है। उसके लंबे सुनहरे घुंघराले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और सुनहरी आंखें थीं। ऐसा लगता है कि वह अपनी किशोरावस्था के आखिरी दौर में है। जबकि उसके बगल में बैठे लड़के के बाल लंबे चांदी जैसे थे और उसने छोटा सुंदर चश्मा पहना हुआ था। खैर, अगर यह छात्र परिषद का अध्यक्ष नहीं है तो ये काफी सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने उनके प्रति अपनी घृणा नहीं छिपाई, काउंसिल के सदस्य के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सुनिश्चित करूं कि आप छात्र आपस में न लड़ें, खासकर स्कूल के मैदान में। युवा, तुम भले ही एक उच्च श्रेणी के कुलीन परिवार से हो, लेकिन तुम भी स्कूल के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर तुम फिर से लाइन से बाहर कदम रखते हो, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि क्या होगा। आदमी ने कहा और अपनी ठंडी निगाहें युवा की ओर घुमा लीं। इसके बाद उनके बीच गहरा तनाव पैदा हो गया और वे एक दूसरे को घूरने लगे। छी, हाँ हाँ, मैं समझ गया कि मैंने वैसे भी रुचि खो दी है। उद्धरण चिन्ह। युवा ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाई। फिर वह अपनी पीठ मोड़कर गलियारे की दूसरी ओर चला गया। एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि युवा चला गया है तो वे दोनों घुरे और मेरा अभिवादन किया। मुझे खेद है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा। काश मैं यहाँ पहले पहुँच गया होता। महिला ने क्षमा प्रार्थी चेहरे से कहा। नहीं, ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। मैंने घबरा कर कहा।
मैं वाकई उत्सुक था कि वे कौन थे। उन्होंने जाने से पहले कहा कि वे छात्र परिषद के अध्यक्ष हैं। मैंने आश्चर्य में अपना सिर झुकाते हुए मेरे सामने खड़ी लड़की और लड़के को देखा। ओह, ये सही है कि मैंने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है न? उसने अपनी आवाज़ में थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। मैं लिसा कादोया हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। अपना परिचय देते हुए वह मुस्कुराए। उसने एक सुंदर फूल का एहसास कराया। और मैं शिबा तेमागामी हूँ और आपसे मिलकर खुश हूँ। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से चश्मा ठीक करते हुए कहा। वे दोनों जहाँ खड़े थे वहीं उन्होंने सुरुचिपूर्ण ढंग से सिर झुकाया। ओह, मैं हारुति सातो हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। हारुतो, ओह, तुम नए छात्र हो, क्या मैं सही हूँ? उसने पूछा। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप ठीक हैं। वे दोनों मुस्कुराए। ठीक है, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूंगी, हालांकि हमारा समय सीमित है। हमें चलना चाहिए, अन्यथा शिक्षक चिंतित हो जाएंगे। ओह, मैं तो भूल ही गया कि मुझे बाथरूम जाना चाहिए था। 15 मिनट बीतने के बाद मैं अंततः अपने बाकी सहपाठियों के साथ पुनः जुड़ गया। तुमने निश्चित रूप से अपना समय लिया हारुतो। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा। रास्ते में मुझे कुछ परेशानी हुई। इसकी चिंता मत करो। रुको, परेशानी? किस तरह की परेशानी में पड़ गए? स्कारलेट ने चेहरे पर चिंता भरी नजर लाते हुए पूछा। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने घबराते हुए कहा कि सिर्फ 15 मिनट में बहुत कुछ घटित हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, उसने हल्की सी आह भरते हुए कहा। इसके बाद हमने अगले 2 घंटे तक अपने जादू का अभ्यास किया, जब तक कि घर जाने का समय नहीं हो गया। बेशक, वापस आने के बाद मैं अकेले ही अपने जादू का अभ्यास करूंगा।